स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और इस बार क्या लेके आई हूं मैं लेके आई हूं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाले पैटर्न के। चैप्टर 11 हम जो पढ़ रहे थे वही कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं। ये आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का। कौन सा चैप्टर मैम? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का। कहां पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको कंटेंट मिलता है किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का पूरा फ्री। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, बुक उठाओ। जहां जहां मैं बोलूंगी इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क करते चलो, नोट्स बनाते चलो। तो स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। तो वापस ये कंटिन्यूएशन है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ही, पर ये पैटर्न अलग है, वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए घबराना मत, बोलना मैम 65 पहले के तुम्हें पहले के वीडियोस में मिल जाएंगे। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65, वही तरीका, क्या करेंगे हम मैम? कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। बहुत बढ़िया। फिर क्या करेंगे? कीवर्ड्स अंडरलाइन करने के बाद उससे रिलेटेड जो जो याद आ रहा है 5 सेकंड में फटाफट मेमोराइज करेंगे। फिर बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पता जो मेमोराइज किया वही पूछ लिया हो। देखो, द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर, ठीक है, तो बायोरिएक्टर तुम्हारा क्या हुआ? कीवर्ड हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। बहुत सही भैया। बायोरिएक्टर क्या है? कुछ नहीं, एक बड़ा कंटेनर जो क्या कर रहा है? तुम्हारा मीडियम को मेंटेन कर रहा है, स्टेरिलिटी मेंटेन कर रहा है, पीएच, उसके बाद तुम्हारा वाटर, एयर, ठीक है, जो जो चीजें रिक्वायर्ड है सब कुछ मेंटेन कर रहा है। ठीक है, उससे हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं? बल्क में प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं। माइक्रोब्स भी ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन्ड है। बहुत बढ़िया, याद आ गया। उसके बाद क्या करते हो मैम? बायो प्रोसेसिंग टेक्निक लगाते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं और आइसोलेशन करते हो। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। गिव ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन यूज्ड इन बायोरिएक्टर। अरे बाबा, ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन पूछ रहे, वही वापस जो थोड़ी देर पहले बोला था, पीएच, उसके बाद एयर, स्टेरिलिटी मेंटेन करो, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करो, प्रेशर मेंटेन करो। अब वापस ये चीज किस पे डिपेंड करेगी? यहां पे क्वेश्चन इन जनरल पूछ रहे, ठीक है, पर हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, हर स्पीशीज टू स्पीशीज, अगर वो एरोबिक बैक्टीरिया है कि एनोरेबिक बैक्टीरिया, क्या होगी? कंडीशन वेरी होगी। पर क्वेश्चन जनरल पूछ रहे तो हम भी आंसर क्या करेंगे? जनरल में लिखेंगे। देखो, द बायोरिएक्टर आर डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ वेसल, वही बोला तो था, बड़ा सा कंटेनर, वही है भैया कंटेनर, विच कंटेन वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म तो चाहिए, उन्हीं से तो हम क्या कर रहे हैं? ऑब्टेन कर रहे हैं, है ना। याद करो, मैं बताया था इंसान क्या है? बहुत मतलबी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी नहीं छोड़ता। उसने क्या किया? इसको मॉडिफाई कर लिया। अब बोला अब भाई तू प्रोड्यूस करेगा हमारे हिस्से का जो भी हमको प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, बस कहां पे? कंटेनर में, जो क्या मेंटेन्ड हो रहा है? ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच, उसके बाद एयर, स्टेरिलिटी, प्रेशर। ठीक है, देखो, और केमिकल सब्सटेंस, मतलब या तो तुम क्या कर रहे हो? एक कंटेनर है जिसमें क्या है? सबस्ट्रेट भी है, जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है, जिसको बेसिकली न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हो क्योंकि इसी का कन्वर्जन कर रहा है, और कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिलीज आउट कर रहा है या फिर प्रोडक्ट बना रहा है। तो वेरियस ऑर्गेनिज्म और केमिकल सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल प्रोसेसेस। अरे बाबा, जब कोई प्रोसेस होगा, सबस्ट्रेट को वो डाइजेस्ट करेगा, तो क्या हुआ? एक केमिकल प्रोसेस ही तो लग रहा है, इसलिए क्या वर्ड यूज किया है? केमिकल प्रोसेसेस। एंड द रिजल्ट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस। बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस या बायो एक्टिव सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो किससे हमने ऑब्टेन किए? एक ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए। ठीक है, देखो, टू प्रोड्यूस द ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्ट, द ऑप्टिमम, वापस जब हमने बायोरिएक्टर ही पढ़ा था, हमने क्या बोला था? टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, जो मैंने बोला था कि सॉल्ट, जो भी सबस्ट्रेट मतलब जो मीडियम, ठीक है, उसके बाद सॉल्ट, मिनरल्स, तो ये हुआ सॉल्ट्स। अब मिनरल्स बोलो, विटामिन्स बोलो, ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन क्यों? पता चला एरोबिक बैक्टीरिया तो ऑक्सीजन तो चाहिए। आई बात समझ में? चलो अगला पार्ट देखते हैं। हाउ डज अ सिंपल, अरे देखो ये वाला क्वेश्चन तुमने देखा होगा, कहां पे था? तुम्हारे सेक्शन बी में, जब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो सिर्फ इतना सा भी हमने वहां पे पढ़ा था। अब ये कहां आ गया? कॉम्बिनेशंस में आ गया, अब बन गया बड़ा क्वेश्चन। देखो जरा, हाउ डज अ सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम स्पार्स स्टर टैंक बायोरिएक्टर। अरे बाबा, एक में तुम क्या मेंटेन कर पा रहे हो? यही सारी चीजें कंट्रोल करने का कंट्रोल पैनल है तुम्हारे पास। तुम टाइम टू टाइम क्या निकाल पा रहे हो? सैंपल निकाल पा रहे हो, चेक कर पा रहे हो
हो क्या उसकी क्वालिटी मेंटेन्ड है, क्या वो स्टेराइल मेंटेन्ड है। तो कोई भी क्वेश्चन याद रखो, सपोज करो कि तुम्हें कुछ नहीं याद आ रहा, वो बस ये पूछ रहे बताओ एक टैंक दूसरे बायोरिएक्टर से कैसे बेटर है। कैसे बेटर होगा, बट ऑब्वियस उसकी कुछ क्वालिटीज होंगी। पहली क्वालिटी क्या, एक तो उसमें हम क्या कंट्रोल कर पा रहे कि कितना ऑक्सीजन बचा है, कितना न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही, कितना पीएच मेंटेन है। पीएच को बैलेंस करने के लिए एक इनलेट भी है जहां से तुम पीएच बैलेंस कर सकते हो। ऑक्सीजन इनलेट है, ऑक्सीजन स्टेराइल कंडीशन में अंदर जा रहा है मतलब एयर। उसके बाद थर्ड तुम बोल सकते हो कि भैया स्टर टैंक है, उसमें घुमाने के लिए है सारी चीजें ताकि हर मीडियम क्या हो अच्छे से इवनली मिक्स होते रहे। आखिरी बोल दो टाइम टू टाइम तुम सैंपल टेस्ट भी कर सकते हो कि सही तरीके से बन रहा है कि नहीं प्रोडक्ट। आई बात समझ में, देखो जरा आंसर। In a simple stir tank bioreactor, the stirrer facilitates the even mixing and the oxygen availability throughout the process, whereas for proper mixing throughout the reaction in the case of sparse stir tank bioreactor, the air is found to be bubble. अब यहाँ पे अब जो मैंने ये सब कुछ बोला ये था इन जनरल। सपोज करो तुम्हें कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो वो आंसर लिखोगे, पर अब यहाँ पे दो ये तुम्हारा बुक का ही डायग्राम है, याद करो। एक ये डायग्राम बना हुआ और एक दूसरा डायग्राम बना हुआ है जिसमें कुछ ऐसे फैन टाइप बना हुआ है, टर्बाइन टाइप बना हुआ है। देखो इस टाइप के ऐसे फैन रोटर्स बने हुए हैं, याद आया। तो वो पूछ रहे बताओ इसमें और इसमें अंतर क्या है और बेटर क्यों है। क्यों, इसमें क्या हो रहा है वो पूरे टाइम मिक्स हो रहा है, इवनली मिक्स हो रहा है, ठीक है। अब आया क्योंकि क्या है वहां पे स्टरर है, वही फैंस ब्लेड्स लगे हुए हैं। दूसरा क्या पूछ रहे बताओ कि ये वाला जो बायोरिएक्टर है कौन सा, स्पार्स स्टर टैंक। अब इसमें क्या हो रहा है बबल्स की फॉर्म में एयर अंदर मिक्स हो रहा है, तो वही हम लिख देंगे, ठीक है। वेयरएज फॉर प्रॉपर मिक्सिंग थ्रू आउट द रिएक्टर इन द केस ऑफ स्पार्स स्टर टैंक बायोरिएक्टर द एयर इज फाउंड टू बी बबल। बबल मतलब पंप किया है, जबरदस्ती अंदर पंप किया हुआ है, ठीक है। तो देखो जरा क्या हुआ, उन्होंने वहां पे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, ताकि क्या होगा प्रेशर डाल के एयर को अंदर पंप कर रहे, एयर को पंप कर रहे। तो बताओ अगर मीडियम में जबरदस्ती तुम नहीं, नॉर्मल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है ना, जबरदस्ती कुछ पंप करोगे तो अगर ऑलरेडी वहां लिक्विड है तो जो भी तुम्हारी एयर वो किस फॉर्म में आएगी, बबल्स फॉर्म में, ऐसे याद रखोगे। तो क्या होगा, गैस क्या हुआ अंदर एंटर आ गई। अब बबल ड्रामेटिकली इंक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, वो बबल क्या होगा यहाँ वहां मूव करते रहेगा, बस हो गया ऑक्सीजन ट्रांसफर, याद रहेगा। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन के चांसेस है 2 मार्क्स में आने के, या फिर वो बायोरिएक्टर दे देंगे केस स्टडी बेस में पूछ लेंगे और उसका कोई 1 मार्क का क्वेश्चन की वैल्यू रहेगी। तो हमें इससे याद क्या करना है मैम, याद ये करना है कि अगर इन जनरल उन्होंने कोई भी अननोन बायोरिएक्टर उठा के दे दिए और एक का एडवांटेज दूसरे से पूछ ला, तुमको कुछ भी नहीं याद आ रहा है फिर भी अपन को मार्क्स चाहिए, तो अपन को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो अपन क्या करेंगे, लिख के आएंगे, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है सारी चीजें, कंट्रोल पैनल है ना, पीएच, उसके बाद मीडियम, उसके बाद ऑक्सीजन, ये सारे कंट्रोल टाइम टू टाइम चेक करने के इक्विपमेंट्स है। दूसरा लिख के आओगे टाइम टू टाइम तुम जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन करके टेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जब उन्होंने स्पेसिफिक पूछ रहा है कि स्टर टैंक, जिसमें याद करो मैंने बताया था पैडल्स लगे हुए या फिर ऐसे पूरा स्टरर मिक्स है, और दूसरा बबल वाला या जो तुम्हारा वर्ड कौन सा है, स्पार्स स्टर टैंक। तो याद रखना एक में क्या होता है, एक फोर्सफुली एयर क्या हो रही है बबल के फॉर्म में आ रही है, बबल क्या हो रहा है टकराएगा, बबल है एयर है वो क्या करेगी मूव करेगी, उस केस में क्या होगा पूरा इवनली मिक्स हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। तो ये वर्ड जो बबल्ड है, स्पार्स स्टर रिएक्टर और बायोरिएक्टर, ये क्या है तुम्हारे सारे कीवर्ड है। बस इसी के केस में थोड़ा सा तुम्हारा आंसर अलग जाएगा, नहीं तो भैया आंखें बंद करो और जो मैंने बताया उठा के लिख दो, मार्क्स तो मिलने पक्के हैं उस केस में। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, चलो मूव कर रहे हैं। अब देखा होगा तुमने अभी तक मूव करने से पहले तुम्हारे बायोरिएक्टर से उनको बहुत प्यार है, और बायोरिएक्टर जैसे पूछते मतलब तुम समझ जाना उसके लगा हुआ क्वेश्चन आएगा बायो प्रोसेसिंग पे, ठीक है। तो हो सकता है ये क्या करे, वापस लेबलिंग्स गायब कर दे और केस स्टडी बेस में उठा के दे दे, ठीक है। या फिर टफ करना है पेपर तो बोल देंगे एक अच्छा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करो किसका, बायोरिएक्टर का। वापस अगर क्वेश्चन में वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछ रहे पर वो पूछ रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय बायोरिएक्टर, तो हम बायो पढ़ रहे हैं, पूछा हो या ना पूछा हो, अगर डायग्राम बुक में दिया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लिख के आएंगे, हम बना के आएंगे। सिमिलरली एग्जाम्पल पूछे हो या ना पूछे हम तो लिख के आएंगे, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। नेम एंड डिस्क्राइब द टेक्निक बतानी है दैट हेल्प इन सेपरेटिंग द डीएनए फ्रेगमेंट फॉर्म बाय द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बहुत बढ़िया, वो टेक्निक का नाम पूछ रहे हैं वापस, क्या जो सेपरेट करने का
काम कर रहा है, किसको, डीएनए फ्रेगमेंट को। मत देखो, आंसर डायग्राम से समझ में आ गया होगा कौन सा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत बढ़िया, वापस 5 सेकेंड्स लेंगे, सारी चीजें रिवाइज करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल किसकी है, अगारोस जेल की। किससे निकली, सीवीड से निकली, ठीक है। कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, अगारोस जेल। वो क्या करेगा, एक जेल फॉर्म करेगा जिसमें पोर रहेंगे, तो जिसका साइज बड़ा, मतलब जो ज्यादा मोटा, वो क्या करेगा, धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। जिसका साइज छोटा, या फिर जिसमें बेस पेयर्स कम है, या फिर बोलने का तरीका जिसकी थिकनेस कम है, वो दौड़ेगा, वो दूर जाएगा, ठीक है मैम, समझ में आ गया। इसमें तुम डीएनए का क्या कर रहे हो, बहुत सारे कट लगा के छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कहां डाल रहे हो, वेल में डाल रहे हो, ठीक है मैम, ये भी समझ में आ गया। वेल कहां डाल रहे हो, डीएनए खुद क्या है, नेगेटिवली चार्ज। क्यों नेगेटिव है, फॉस्फेट ग्रुप के कारण, तो उसको भी रखोगे कहां पे मैम, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम क्या है मैम, कैथोड। सिंस नेगेटिव ये है तो वो दौड़ के कहां जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, जिसका नाम क्या है, एनोड, ठीक है। अच्छा, पहचानोगे कैसे, कुछ डाई मिक्स करोगे। हाँ मैम, बताओ डाई का नाम, इथिडियम ब्रोमाइड। बहुत बढ़िया, दिखेगी ऐसी आंखों से दिख जाएगी, नहीं मैम, यूवी रेडिएशन लेना पड़ेगा, तो ऑरेंज कलर की डाई। बहुत बढ़िया। अच्छा, रेफरेंस के लिए क्या करोगे मैम, एक वेल में लैडर लगाएंगे, ठीक है, तो जितना ज्यादा उसका थिकनेस रहेगा तो हमें उससे ये पता चल जाएगा कितने बेस पेयर के हैं। बहुत बढ़िया, जब आइडेंटिफाई हो जाएगा यूवी रेस के अंडर इथिडियम ब्रोमाइड के कारण, तो क्या करोगे, कुछ नहीं मैम, कट करके ले लेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, इल्यूशन, ठीक है। इल्यूशन नहीं, आई वाला नहीं, इल्यूशन, ELUTION, ठीक है, ठीक है मैम, आ गया। उसके बाद क्या करोगे, उसमें से डीएनए और अगारोस भी, अगारोस का हटाना है तो प्यूरिफाई करके यूज कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब देखो आंसर, डीएनए फ्रेगमेंट फॉर्म बाय द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, एक और लिख लो, जेल का तो बता दे, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में सेपरेशन, याद रहेगा। चलो, डीएनए फ्रेगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज, अब भी तो बोला नेगेटिवली चार्ज। अच्छा बताओ किसकी वजह से, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। बहुत बढ़िया, तो वो खुद कहां जाएगा, पॉजिटिव के पास। thus they move toward the anode under electric field through the medium. medium कौन सा है, agarose gel मैम, ठीक है। DNA fragment get separated according to their size due to sieving effect of agarose gel. तो ये वाला जो लाइन है वो क्या है, स्टार मार्क। याद करो, मैंने वन शॉट में बताया था। क्यों ये इतनी सी लाइन आ सकती है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड agarose gel electrophoresis। अगर ये इतना सा पूछना है तो वो पूछेंगे तुम्हें सेक्शन ए में, 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ कुछ और अटैच करके वो पूछ लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है, इंपॉर्टेंट। चलो आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी व्यूड बाय स्टेनिंग, किससे, डीएनए विद इथिडियम ब्रोमाइड। किसके अंदर दिखता है, यूवी रेडिएशन के कारण, आ गया। उसके बाद the separated band of DNA are cut and extracted from gel piece. This is known as illusion. देखो वही करना है, क्यों, हमेशा कीवर्ड्स पढ़ो, उससे जो जो याद आ रहा है रिवाइज करो, और जब पता चलेगा क्वेश्चन वही पूछ रहे होंगे। वो इतना आया समझ में, दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम, इतना हो गया क्लियर। मूव करें अगले पे, चलो। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। तो ये तो पहले वाला तो याद था ना, वही पैटर्न, कीवर्ड अंडरलाइन। अब बोलोगे मैम पर बोर्ड में तो हमारे क्वेश्चन पेपर में कुछ लिख भी नहीं सकते। हाँ, हम ही लोग मना करते हैं, जब ड्यूटी लगती है तो हम बोलते लिखना नहीं, क्यों, क्योंकि वो चीटिंग के अंदर आता है। तो क्या करोगे, तुम पढ़ रहे हो, एटलीस्ट ऐसे से डॉट डॉट तो रख सकते हो, इतना कोई नहीं देखता, ठीक है। तो जब पढ़ रहे हो ना तो डॉट डॉट लगा दिया करो कि ये कीवर्ड है तुम्हारा, और एकदम फटाफट 5 सेकंड में याद करो और शुरू कर दो आंसर लिखना, ठीक है। चाहो एक काम कर सकते हो कि आखिरी वाला कॉपी का पेज बड़े से लिखो, रफ वर्क, और अपने पॉइंटर्स बना लो, अगर तुमको पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है। पर वापस रीडिंग टाइम में तो तुम कहीं भी कुछ भी नहीं लिख सकते ना, तो वो अगर इलीगल मीन आ गया तो फंस जाओगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स, ठीक है भैया, स्टेप्स पूछ रहा है, इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो ये क्वेश्चन को मारो स्टार, क्योंकि ये एक्चुअली लॉन्ग टाइप आंसर में है। अब सिंस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का पैटर्न हो चुका है, तो हो सकता है जो यहाँ डायग्राम वो पूछ रहे हैं बनाने के लिए, वो डायग्राम तुम्हारी बुक में या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में रहेगा। वापस लेबलिंग गायब रहेगी, ABCD रहेंगे, और ABCD से सब क्वेश्चन सब पार्ट्स बन जाएंगे और पूरा पूछा जाएगा। या फिर अगर CBSE वालों का दिमाग और खराब हो गया तो ये उठा के पूरा का पूरा 3 मार्क्स में, प्योर 3 मार्क्स में चला जाएगा, ठीक है। हाफ मार्क हर एक पॉइंट का रहेगा। तो मैं मार्किंग स्कीम भी बताऊंगी कि वो हर एक स्टेप के लिए आधा मार्क रखेंगे। मतलब तुमको लगेगा बहुत बढ़िया हम सब लिख के आ गए, अगर तुमने 1-2 पॉइंट खा लिए तो वो 3 मार्क नहीं मिलने वाले, हो सकता है 1.5 मिले या फिर 2 ही मिले, वहां पे तुम्हारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो हर एक स्टेप क्या है, आधी मार्क की, ये मान के चलो। चलो वापस वो बोल रहे हैं, वापस वही तरीका, वो पूछा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाने का तरीका। ओके, आंखें बंद,
अच्छा आंखें कैसे बंद करोगे, फिर मेरे को नहीं देखोगे, सब साइड में हटाओ, मेरे को देखो और याद करो। सबसे पहले क्या करोगे मैम, पहचानो तो सही किस में से तुमको सुपर ह्यूमन बनाने के लिए किसका, कौन से एनिमल का डीएनए चाहिए। बहुत बढ़िया, तो डीएनए ऐसे ही मिल जाएगा क्या, नहीं, उसका सेल तोड़ना पड़ेगा, सेल वॉल अगर होगा तो सेल वॉल तोड़ना पड़ेगा, सारा कचरा सेल के हटा के न्यूक्लियस की वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़नी पड़ेगी, अंदर से उसका डीएनए लाना पड़ेगा। तो ये वाली स्टेप को क्या बोलेंगे हम, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या डीएनए। अब ये पूरा डीएनए काम क्या है, क्या नहीं मैम, उसका सिर्फ छोटा सा फ्रेगमेंट काम का है। बहुत बढ़िया, तो क्या करोगे, कट्स लगाओगे। कट्स कैसे लगाओगे मैम, एंजाइम का यूज करके। कौन सा एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बहुत बढ़िया, जिस सीजर, जिस एंजाइम का कट यहां लगाओगे, सेम सीजर का यूज कहां करोगे तुम, वेक्टर पे। वेक्टर क्या है मैम, जो हमारे डीएनए को कैरी करेगा और जिसमें एक्सप्रेस करवाना है वहां जाएगा। बहुत बढ़िया, तो वेक्टर जैसे एक एग्जांपल दो मैम, प्लाज्मिड। ठीक है, एक और एग्जांपल दो मैम, प्लाज्मिड का PBR 322। बहुत बढ़िया, अब जिस सीजर से यहां कट लगाओगे, सेम सीजर से वहां भी कट लगेगा। याद आया, तो अगर सेम कट लगेगा तो यहां भी और यहां भी क्या क्रिएट होगा मैम, स्टिकी एंड, जिसको क्या बोलते हैं मैम, ओवरहैंगिंग स्ट्रेच। बहुत बढ़िया, ये बताओ ये कट पहचाना कैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने मैम, रिपीटेड सीक्वेंस के कारण, क्या बोलते हैं उसको, पैलिंड्रोम। याद आ गया, हाँ मैम याद आ गया। अब यहां मैंने बहुत सारे कट लगा लिए, अब क्या करूं इस कट का उठा के, डीएनए का, कुछ नहीं मैम, इसको हमें अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। थोड़ी देर पहले पढ़ा, सेपरेट कौन सी टेक्निक से करोगे मैम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो वापस अब मैंने क्या लगाया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इथिडियम ब्रोमाइड के अंदर वो चमकने लगेगा, मैंने इल्यूट कर लिया। अब मेरे पास वो डीएनए आ गया। अब इस डीएनए का क्या करूं, ऐसे ही रखे रहने, नहीं मैम एम्पलीफाई तो करो, ये तो इतना सा डीएनए है, या फिर इसमें जोड़ और फिर एम्पलीफाई करो। बहुत सही, तो एम्पलीफिकेशन के लिए मैं कौन सी टेक्निक यूज करूं, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसकी खास बात बताओ, इसमें हम क्या यूज करते हैं, 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले बोलते हैं डीनेचुरेशन, इसलिए हम टैक पॉलीमरेज यूज करते हैं, मतलब डीनेचुरेशन के लिए नहीं यूज करते हम, तो एनिलिंग के लिए टैक पॉलीमरेज, TAQ, टैक पॉलीमरेज यूज करते हैं। ठीक है, पर वो ज्यादा टेम्परेचर पे रेजिस्ट कर पाए इसलिए हम टैक पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, कहां से निकाला मैम, थर्मस एक्वेटिकस से। ठीक है, अच्छा ये बताओ, डीनेचुरेशन पहली स्टेप है, दूसरी बताओ मैम एनिलिंग, और तीसरा एक्सटेंशन। ठीक है, याद हो गया, ठीक है, और प्राइमर्स भी यूज करते हैं। हाँ मैम, अब ये इतना सा डीएनए था, हमारे पास इतना सारा है। अब ये क्या है, तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये कहां से आया मैम, ये वेक्टर था, इसमें ऐड हो गया, तो दोनों का डीएनए मिक्स हो गया, ये आ गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा एक बात बताओ, तुमने जब वेक्टर पे जोड़ा तो कौन से गम का यूज किया मैम, एग्जाम के डर का जो गम है उसका, नहीं। फेविस्टिक का यूज किया, नहीं। कौन सा, मॉलिक्यूलर ग्लू। मॉलिक्यूलर ग्लू का नाम क्या है, डीएनए लाइगेज। ठीक है, यूज कर लिया, जुड़ गया। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं मैम, पर इसको पहचानने के लिए और भी किसी के साथ जोड़ा है तुम्हारा जीन। हाँ मैम, किसके साथ जोड़ा है मैम, सिलेक्टेबल मार्कर के साथ जोड़ा है। ठीक है, तुम्हारी बुक में 2 टाइप के सिलेक्टेबल मार्कर पड़े, बताओ कौन कौन से मैम। पहले तो एंटीबायोटिक्स है, जो बुक में 4 लिखे, कौन कौन से, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल और एक और कैनामाइसिन। ठीक है मैम, याद आ गया। उसके बाद और दूसरा तरीका मैम, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। ठीक है, वो मतलब कैसे, कलर देता है जब वो जो जीन है जो कलर देने वाला है वो उसमें कोई इंसर्ट ना करे। अगर हमने फॉरेन डीएनए या जीन उसमें इंसर्ट कर दिया तो क्या हो जाता है, जीन इनएक्टिवेशन हो जाता है, जिसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं, बेसिकली बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से। बहुत बढ़िया, ये भी लिख दोगे। तो ये क्या आ गया, ये सिलेक्टेबल मार्कर की तरह। अब क्या करोगे मैम, होस्ट में डालेंगे। हाँ, होस्ट में डालिए। अब क्या करोगे मैम, कल्चर करेंगे। कल्चर करके कंपिटेंट सेल बने हैं कि नहीं ये देखेंगे। अच्छा, कंपिटेंट सेल मतलब ये जो इकोलाई है या होस्ट है जिसमें प्लाज्मिड जाना है, उसको अलाउ करने के लिए, क्या ले बाबा प्लाज्मिड ले ले, तो क्या करते हो मैम, 2 तरीके। कौन से 2 तरीके, या तो केमिकल के साथ ट्रीट करो, डाइवेलेंट केटाइन कैल्शियम मैग्नीशियम 2+ है ना, या तो फिर हीट शॉक दो। पहले हीट शॉक मतलब पहले ठंडे में रखा 0 डिग्री, फिर रखा 42, फिर वापस 0 डिग्री। याद आया, उसके बाद क्या होगा, ये ले लेगा। बस अब क्या करोगे, इसका ये तो बन गया। अब टेस्ट कर लो, टेस्ट भी कर लिया मैम, पता चल गया कौन सी कॉलोनी में ब्लू है, कौन सी कॉलोनी व्हाइट, व्हाइट वाली कॉलोनी में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो जीन है तो वो जो बच गया, सर्वाइव कर दिया, उसमें मेरा जीन है। बहुत बढ़िया। आप क्या करोगे मैम, बायोरिएक्टर में डालेंगे, बल्क में प्रोड्यूस करेंगे, सेम चीज हो गई चीज, यही तो पूछ रहे हैं। देखो जरा, तो पूरी मैंने पूरा चैप्टर ही एक गो में खत्म कर डाला है ना। देखो जरा, वही स्टेप्स पूछ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला क्या करोगे, याद करो, मैंने बोला था पहचानो तो सही कि किसका निकालना है और उसका क्या करना है, आइसोलेट करना है। क्या, डीएनए। ना मेरे को उसका टिश्यू चाहिए, ना सेल वॉल चाहिए, ना सेल मेम्ब्रेन चाहिए, ना साइटोप्लाज्म चाहिए, ना सेल ऑर्गेनेली चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर का जो चीज है डीएनए, सिर्फ वो चाहिए। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं चाहिए, न्यूक्लियर
न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन सबको हटाने के लिए क्या यूज करूंगी मैं, एंजाइम्स। सेलुलोज को हटाना है तो सेलुलेज, पेक्टिन को हटाना है तो पेक्टिनेज, प्रोटीन को हटाना है तो प्रोटीएज। याद आया? देखो जरा वापस हर स्क्रीन के हर जो स्लाइड है उसके स्क्रीनशॉट लेते चलना, क्योंकि सारी चीज क्या है, काम की है। अच्छा, एक और चीज, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए या आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ये तुमने प्रैक्टिकल में टर्म 1 में किया था, याद करो। स्ट्रॉबेरी बनाना का किया होगा और ऐसे धागा जैसे स्ट्रक्चर निकला होगा स्पूलिंग करके, याद आया? तो वो क्या था, वही स्टेप हम पूरी लिखने वाले हैं, ठीक है। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन एंड इट्स आइसोलेशन। तो एक काम करो, और मोर करेक्ट, ये भी है तुम्हारी बुक में, यही लिखा हुआ है, हम और ज्यादा इसको करेक्ट बनाने के लिए लिखेंगे एंड आइसोलेशन, ठीक है। लिख लिया, आगे बढ़े। द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, याद करो मैंने बताया था चिल्ड इथेनॉल का यूज करते हैं जब हम प्रैक्टिकल तुम लोग कर रहे थे टर्म 1 में। तो जो सारा स्टेप होने के बाद मैनुअली तुमने क्रश किया, मैकेनिकल एंजाइम्स होंगे तो एंजाइम्स, और आखिरी स्टेप में तुमने क्या किया था, जैसे ही इथेनॉल डाल दिया तो बाकी सब क्या बन गया, बाकी सब तो वही सोल्यूशन में घुला रहा, पर सिर्फ डीएनए बन गया इनसोल्यूबल, और वो तुम्हारे पूरे सोल्यूशन के ऊपर क्या करने लगा, तैरने लगा। फिर तुमने क्या लिया, एक स्पूल लिया, स्पूल नहीं होगा तो तुम एक नॉर्मल स्टिक भी ले सकते हो, है ना, जो कबाक स्टिक आती है उससे भी हो जाता है, पर वही है वापस कितने अच्छे तरीके से होता है वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। बस उसको लिया और निकाला तो पूरा का पूरा डीएनए थ्रेड के फॉर्म में निकल आएगा, सारे सेल्स का इकट्ठा मिला के। याद आया? चलो देखते हैं, तो किसका यूज किया था, चिल्ड इथेनॉल विल रिजल्ट इन ऑब्टेनिंग द प्यूरिफाइड डीएनए व्हाइल बाय यूजिंग वेरियस अदर अप्रोप्रिएट टेक्निक The other molecule in the target cell can also be removed। अगर और करेक्टली बोलना है तो कैसे, removed by क्या यूज किया तुमने, अलग अलग एंजाइम्स यूज किए। तो लिखो जरा अपने आंसर की वैल्यू और बढ़ाने के लिए, और अगर ऐसा दिखाना है कि हमको ये सब कुछ आता है तो एंजाइम्स में ब्रैकेट में लिखो सेल्यूलेज, फिर दूसरा क्या लिखोगे, अगर पेक्टिन की बोलोगे तो पेक्टिनेज, प्रोटीन होगा तो क्या लिखोगे, प्रोटीएज, एज मतलब एंजाइम, उसके सामने जो लिखा है उसका डिग्रेडेशन। हो गया याद? अच्छा, ये बताओ उसके बाद क्या बोले थे हम, छोटे 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 कट करेंगे इसके, तो ऐसे ही कैंची से कट जाएगा नहीं, मॉलिक्यूलर सिजर यूज करनी पड़ेगी। देखो जरा, कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन है मतलब दो टाइप के हमारे पास सिजर है, एक जो बाहर या एंड पे कट लगाती है और एक जो अंदर कट लगाती है, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियेसिस। तो देखो जरा, द सोर्स एंड द वेक्टर डीएनए आर बीन कट, ये इंपॉर्टेंट है, सोर्स एंड वेक्टर will be introduced together having the gene of interest and specific restriction site and will be joined together with the help of enzyme called DNA ligase। मतलब किससे कट करोगे, कट तो करोगे पर कौन से restriction enzyme से, restriction endonuclease, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि ये क्या करता है, सेम पोजीशन पे कट करता है, कहाँ पे, सोर्स में भी, सोर्स मतलब यहाँ पे डीएनए से रेफर्ड है, और वेक्टर जो भी तुम प्लाज्मिड यूज कर रहे हो, ठीक है, या बैक्टीरियोफेज यूज कर रहे हो, ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा, दोनों में सेम से क्यों कट कर रहे हैं, क्योंकि क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्रिएट हो जाएगा, स्टिकी एंड दोनों साइड में क्रिएट हो जाएंगे, जो क्या रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री और बाइंड हो जाएंगे। इतना हुआ क्लियर? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अगले स्लाइड में मूव करूंगी, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना है। बेसिकली ये पूरा चैप्टर सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये बहुत सॉलिड क्वेश्चन है। ले लिया स्क्रीनशॉट, मूव करें, चलो। तो अगला पॉइंट, कट करने के बाद क्या करेंगे, ऐसे ही रखे रहेंगे, नहीं मैम वेक्टर के अंदर भी तो मर्ज करना है, बहुत बढ़िया। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, डायरेक्ट होस्ट में जाएगा कि पहले वेक्टर में जाएगा, मैम वेक्टर में। तो होस्ट सेल क्यों लिखा है, क्योंकि वो पूरा इन जनरल बड़े बड़े हेडिंग्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो जरा, द बैक्टीरियल सेल इज, अच्छा ये ट्रीट करने के बाद वेक्टर के साथ लाइगेट, पिछले वाले इसमें उन्होंने ऑलरेडी लाइगेशन करा दिया था, देखो तभी लाइगेज यूज किया था। अब क्या मैं ऐसे पकड़े रहूं इसको कि हाँ वेक्टर भी है और इसमें डीएनए में, उसको एडेंट किसी में तो डालना पड़ेगा जिसके अंदर हमको पूरा टेस्ट लगाना है, एक्सपेरिमेंट करना है, कौन है वो, मैम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होगा। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, या फिर याद करो अगर हम प्लांट पढ़ रहे हैं तो ट्यूमर सेल हो सकते हैं, अगर हम एनिमल पढ़ रहे हैं तो कैंसरस सेल हो सकता है, ये अलग बात रहेगी, उसकी कैंसरस प्रॉपर्टी हटा दी जाएगी, ट्यूमर की ट्यूमर इन्फेक्शन वाली प्रॉपर्टी हटा दी जाएगी। उसमें कौन सा यूज करेंगे, मैम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियन, बहुत बढ़िया। ह्यूमन अगर करना है या एनिमल करना है तो कौन सी सेल लाइन, मैम कैंसरस सेल लाइन। कौन से वायरस का यूज करके, मैम रेट्रोवायरस। याद आया? सब बुक का एक क्वेश्चन में अपन पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैम हो गया, बन गया, अब हमें क्या करना है, उस बैक्टीरिया के या उस होस्ट के अंदर डालना है, ठीक है।
तो देखो किस मैंने बोला था दो तरीके हैं, पहला वाला कौन सा, केमिकल के साथ ट्रीट कर लो डायवेलेंट केटाइन, या फिर हीट शॉक मेथड यूज कर लो 0 डिग्री 42 डिग्री 0 डिग्री। देखो जरा, द बैक्टीरियल सेल इज फर्स्ट ट्रीटेड विद स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन ऑफ डायवेलेंट केटाइन, एग्जांपल कैल्शियम, सो दे कैन बी कंपीटेंट। तो इस ये वाला जो थर्ड पॉइंट है, इसी पॉइंट को वो क्वेश्चन में पता है कैसे करके फ्रेम कर सकते हैं, व्हाई या हाउ डू वी प्रिपेयर कंपीटेंट सेल, मतलब बेसिकली तुमको यही पारा लिख के आना है। अभी देखना आगे जब मैं पढ़ाऊंगी तो कंपीटेंट सेल वर्ड, या व्हाई कंपीटेंट सेल प्रिपरेशन इज नेसेसरी, या व्हाट इज द स्टेप इन विच द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू होस्ट बाय विच मेथड। तो तीनों का आंसर सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, ठीक है, आंसर सेम ही चलने वाला है। क्या कि सबसे पहले क्यों जरूरी है, अरे बाबा जिसमें एक्सप्रेस होगा उसमें तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर करवाना इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट। दूसरा कैसे करोगे, या तो डायवेलेंट केटाइन का यूज करके या तो हीट शॉक मेथड का यूज करके। देखो जरा, ठीक है, तो कंपीटेंट सेल तुमने क्या कर दिया, बना दिया। द कैल्शियम आयन इंक्रीज एफिशिएंसी, अब याद करो कैल्शियम एडेंट सबका इंपॉर्टेंस क्या है, सिर्फ ऐसे कैल्शियम आयन डाल के मैम करेगा क्या, अरे क्या करेगा, क्या सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, हाँ मैम, वही पोर्स को क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा। जैसे ही साइज बढ़ जाएगा सेल मेम्ब्रेन का तो क्या होगा, जो बाहर तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर है प्लाज्मिड, वो क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, ठीक है। परमिएबिलिटी और पोरोसिटी को इंक्रीज करना, तो देखो the calcium ion increase the efficiency of DNA to enter into a bacterium through pores in cell wall। अब जहां बोलोगे मैम सेल वॉल नहीं, उसके सेल मेम्ब्रेन, आई बात समझ में। देखो इट इज अ वेक्टरलेस मेथड, अब अगर वेक्टरलेस मेथड, अगर तुमने वेक्टर डाला है तो वो खुद ही यूज कर लेगा, डायरेक्ट तुमने रिकॉम्बिनेंट बना दिया है वो वैसे ही खुद ले लेगा, आई बात समझ में। आप क्या करोगे, वो बैक्टीरिया को ऐसे बोलोगे इससे बैठे रहो, नहीं बाबा कल्चर करो ना उसको। देखो सिलेक्टिंग एंड स्क्रीनिंग, तो कल्चर मतलब तुमने कल्चर किया, उसको बोला उग उग, पर टेस्ट कैसे करोगे, या तो तुमने क्या किया, क्रोमोजेनिक जीन का एक्सप्रेशन देखा, क्या कलर दे रही है कॉलोनी या कलर नहीं दे रही, या फिर अगर पहले से हमने सिलेक्टेबल मार्कर रखे हैं उसके साथ जोड़ के, तो जिस भी चीज का सिलेक्टेबल मार्कर रखा है उसके अंदर प्रेजेंट है तो वही एंटीबायोटिक उसमें डाल देंगे। अगर वो जिंदा रह गया तो हाँ बाबा जो बैक्टीरिया जिंदा रहा है वो मेरी चॉइस का जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी कर रहा है, जो बैक्टीरिया मर गया मतलब उसमें नहीं था, आई बात समझ में। देखो जरा द सिलेक्टेबल मार्कर, तो इसके लिए स्क्रीनिंग के लिए वापस, तो ये क्वेश्चन एक लाइन में कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द टेक्निक थ्रू विच सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग इज डन इन केस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो तुम क्या बोलोगे, मार्कर्स आर यूज्ड, इट इज अटैच्ड विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट, सिलेक्टेबल मार्कर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर। अब वापस तुम मार्कर वहां दोनों लिख सकते हो, क्रोमोजेनिक भी और एंटीबायोटिक भी, पर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा सिर्फ उस क्वेश्चन के केस में। यहाँ पे एक पूरा इन डिटेल पूछ रहे हैं, बड़ा मार्क का क्वेश्चन है तो फिर तुम चलते चलोगे, ठीक है। देखो द सिलेक्टेबल मार्कर फॉर दिस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल बी क्या, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन भी यूज कर सकते हो। इन्होंने कुछ ऐसा साइट तो बताई नहीं कि PUV1 हिंद बाम ही यूज करना है, नहीं बताया, तो अपन इन जनरल चलने देंगे। तुम चाहो तो एम्पिसिलिन की जगह पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है। Okay, they after placing them on ampicillin containing medium will undergo the process of plating that will help in differentiation between the transform from the non transform। मतलब पता चल जाएगा जो जिंदा रह गए, अरे बाबा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसी में था, जो मर गए तो है ही नहीं, मतलब खत्म ही हो गए, हो गया। चलो अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्टार्ट करते हैं फिफ्थ वाला पॉइंट, जो पता चल गया आप क्या करोगे, उसी को बल्क में प्रोड्यूस करना है, तो वही है हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट। स्क्रीनशॉट ले लो इतना, फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो अगला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब फॉरेन जीन ऑब्टेन तो करोगे कहाँ, बल्क में, क्या यूज करोगे, बायो रिएक्टर, प्यूरिफाई करोगे, बायो प्रोसेसिंग के थ्रू होगा। देखो जरा आंसर, द जीन ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर इट्स क्लोनिंग अलोंग विद द प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। अब देखो बायो रिएक्टर बोलने का सभ्य तरीका, एक वर्ड आलस आ रहा है लिखने के लिए तो बोल दो ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, है ना, विल रिजल्ट इन द एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन विच देन नीड टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल कौन करेगा, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था, बायो रिएक्टर। मैम आई बात समझ में, मूव करें आगे। चलो तो अगला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है। अब इसी चीज को सपोज करो उन्होंने डायग्रामेटिक तो पूछा तो ये तो बना के आना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम्हारी बुक ओपन करो, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ओपन करो फटाफट स्टार मार्क कर लो। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम डायग्राम तो बना के आने ही वाले हो। सपोज करो बैड लक मान लो और तुम्हारे पास यही क्वेश्चन बचा और आखिरी है, टाइम नहीं है लिखने का,
तो क्या काम करोगे, डायग्राम बना के आओ, पर हर चीज लेबल करके आओ जो यहाँ पे लेबल्ड नहीं है, एक्स्ट्रा लेबलिंग करके आओगे। आई बात समझ में, लेबलिंग कर रही हूँ आगे पीछे, ठीक है। तो देखो जरा फॉरेन डीएनए, तो फॉरेन डीएनए ऐसे लिखोगे क्या, नहीं, यहां लिखोगे स्टेप नंबर 1 और लिखोगे क्या, आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए यूजिंग, अब पूरा लिखो क्योंकि अपने पास टाइम नहीं, एक ही डायग्राम में अपन को पूरे 3 मार्क चाहिए, तो सारे कीवर्ड्स तो होने चाहिए। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए यूजिंग एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स का यूज कर लिया, क्या क्या एंजाइम लिख दो, सेल्यूलेस, पेक्टिनेस, ठीक है, और अगर याद आ रहा हो तो प्रोटीएस एंड एक और चिल्ड इथेनॉल, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो गया तुम्हारा इस वाला पॉइंट। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो इस पॉइंट के अंदर ये सब मेंशन करोगे, मार्क्स मिल जाएंगे। तो फॉरेन डीएनए आइसोलेट कर दिया थ्रू दिस मेथड। उसके बाद किया वेक्टर, वेक्टर, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेम, ये है पॉइंट नंबर 2, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, चाहो और स्पेसिफिक करना है तो यहां पे लिखो एंडोन्यूक्लिएजेस, ठीक है, कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। अब और अगर मार्क लेने की इच्छा, ऐसा लग रहा नहीं मैम यहाँ पे और पॉइंट से कुछ मिस आउट हो सकता है, तो यहीं पे एरो बना के लिख दो। क्या लिखोगे कि दोनों के दोनों, क्या जब तुम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हो तो कटिंग विद सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या क्रिएट करेगा, स्टिकी एंड क्रिएट करेगा, स्टिकी एंड, ठीक है, जो क्या रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे तुम्हें रीजनिंग भी तुम्हारा क्लियर हो गया। बाय चांस तुम्हारे मार्किंग स्कीम में इसका आधा मार्क्स होगा तो तुम्हारा आधा मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है, कि तुमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, डीएनए को भी काटा, तुम्हारे वेक्टर को भी काटा, तो क्या होगा, दोनों साइड में ओवर हैंगिंग स्ट्रेच, स्टिकी एंड क्रिएट हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। देखो जरा ये दोनों लिए, लाइगेज ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड, ये तो हमने याद ही किया था, लाइगेशन हो गया तो डीएनए लाइगेज लिख दो पूरा, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो तुम्हारी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में और ये चीज ऐड करोगे, ये रहेगी तुम्हारी स्टेप नंबर 3, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब यहां चाहो तो क्या लिख सकते हो, एक और चीज जिससे तुम्हारे मार्क्स कटने के तुमको लग रहा है मैम कट सकते हैं, तो क्या लिखोगे, यूजिंग सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। अब 2 टाइप के तुमने पढ़े हुए हैं, पहला या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या फिर दूसरा कौन सा, या तो क्रोमोजेनिक जीन जो कलर दे। अच्छा मैम बोलोगे मैम फिर पीसीआर कहाँ किया, देखो अब यहाँ पे ये बहुत इन जनरल डायग्राम है ना, अपने पास टाइम नहीं तो अपन काम कर सकते हैं, इसको बना दो पीसी, यहाँ कर दो उठा के पीसीआर क्योंकि एम्पलीफिकेशन करना है, और इसको उठा के बना दो 5th पॉइंट की, सॉरी 5th पॉइंट इसको रखो, 4th पॉइंट इसको रखो, ठीक है। तुमने सारा तैयारी कर ली, ओके तो ये रहा तुम्हारा 4th पॉइंट, और तुम्हें भैया बहुत सारे इसमें चाहिए इसलिए पीसीआर करके एम्पलीफाई करके भी रख लिया अपने पास मल्टीपल कॉपीज। बस अब क्या करोगे, इसको ट्रांसफॉर्म करोगे, तो पॉइंट नंबर 6 क्या रहेगा तुम्हारा, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, याद रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन। अब चाहो तो इसमें और बहुत सारी चीजें लिखनी है, कौन कौन सी, कैसा किया था ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का ही दूसरा नाम क्या है, नहीं याद आ रहा, प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, कंपीटेंट सेल, याद करो, ठीक है। देखो जरा, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ये है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन 6 स्टेप, इसी को बोल सकते हो प्रिपरेशन ऑफ कंपीटेंट सेल, ठीक है। कैसे, वापस मार्क्स ना कटे तो ब्रैकेट में लिख दो, यूजिंग डाइवैलेंट कैटायन, ठीक है, जैसे लिख दो कैल्शियम प्लस, जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा पोरोसिटी को, और दूसरा मेथड हीट शॉक मेथड, ठीक, हीट शॉक मेथड। प्रिपरेशन हो गया, अब टेस्टिंग तो करो, चला गया अंदर, अब क्या करोगे, सेल डिवाइड करने लगेगा, तो यहाँ पे 7th पॉइंट बनाओ और लिखो क्या, कल्चर, ये सारी चीजें तुम कल्चर भी करोगे तो लिखो कल्चर
आई क्या कहानी समझ में? देखो बुक का सिर्फ इतना डायग्राम है, पर ये मैं कब लिखवा रही हूँ, सारी चीजें लिख के आओगे जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है। यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब तुमको लग रहा है अब क्या करें, मार्क्स चाहिए तो डायग्राम बनाओ और ये एक्स्ट्रा लेबलिंग सारी करके आओ, तो तुम्हारा यकीन मानो आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा, पर सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। एक और चीज जो यहाँ रह गई, मैंने बोला था इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो बोलोगे मैम इलेक्ट्रोफोरेसिस इसी जगह लगता है, ठीक है, तो ये पार्ट सेकेंड का ए पार्ट बना दो, ये सेकेंड का बी पार्ट बना दो। क्या करोगे, फ्रेगमेंट लग गए, उसको पहचानोगे कैसे? सो आइडेंटिफिकेशन थ्रू विच टेक्निक? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और चाहो तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की सिर्फ प्रिंसिपल लिख दो तुम्हारे इसके ब्रैकेट में। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आखिरी तरीका है, टाइम नहीं है पर फुल मार्क्स चाहिए तो फटाफट फटाफट एक्स्ट्रा लेबलिंग करके आओगे। ऐसा नहीं मैम हमने बुक का डायग्राम बना था अब तो फुल मार्क्स मिलने चाहिए, अरे मार्किंग स्कीम में बहुत सारा और कुछ मेंशन था, तो चलने दो बुक का ही डायग्राम, पर उसमें सारी चीजें एक्स्ट्रा चीजें जो जो नहीं लिखी है बुक के डायग्राम में सब लेबल करके आओ, तो उस केस में तुम्हारे 1 मार्क भी कटने का कोई चांस स्कोप ही नहीं बचता। चलो ले लो फटाफट, ले लिया स्क्रीनशॉट, मूव करें आगे। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, एक्सपैंड पीसीआर। अरे मैम 1000 बार तो पढ़ चुके, चलो बता दो। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वापस क्यों कर रहे हैं मैम? एम्पलीफिकेशन के लिए। क्या एम्पलीफिकेशन की जरूरत क्या पड़ेगी मैम? इतू सा है, इतनी मेहनत से बनाया है, हमारा डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट में ही खराब हो जाएगा, पता तो होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा कैसे बनाओगे मैम? 3 स्टेप में होता है। अच्छा उसके लिए क्या लेते हो तुम अपने मीडियम में? मैम सबसे पहले तो डीएनए लेंगे क्योंकि उसी का रेप्लिकेशन होने वाला है जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। और क्या करोगे मैम? प्राइमर्स लेंगे, बिल्कुल सही। और क्या करोगे मैम? पॉलीमरेज रहेंगे। कौन सा पॉलीमरेज मैम? टैक पॉलीमरेज, TAQ। कहां से निकाला है मैम? थर्मस एक्वेटिकस से निकाला है। क्या खासियत है मैम? ये थर्मोस्टेबल है, ठीक है, याद आ गया थर्मोस्टेबल। और क्या करोगे मैम? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स लेंगे, हाँ ठीक है मैम, बस मैम हो गया। और बफर ले लेंगे और सारा उठा के हम अपने पीसीआर मशीन में थर्मल साइक्लर में डाल देंगे और सेट कर देंगे कितने कॉपीज हमें चाहिए। बहुत सही। अब देखो आंसर, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन दिस टेक्निक। तो वापस ये क्वेश्चन में तुम कैसे, अब यहाँ पे डायग्राम बोला है क्या? नहीं बोला है, पर तुम क्या करोगे? डायग्राम बना के आओगे। अपन को क्या चाहिए? फुल मार्क्स चाहिए। तो देखो जरा, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ मेथड ऑफ मेकिंग मिलियन ऑफ डीएनए कॉपीज फ्रॉम डीएनए सैंपल। तो मिलियन ऑफ डीएनए या इसी का दूसरा वर्ड कैसे लिख सकते हो? एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट पे। देखो इट हैज 2 मेन रिएजेंट्स। पहला प्राइमर, जल्दी बताओ कितने सेट यूज करोगे? 2। यही रीजन होता है, बताओ 2 सेट ऑफ प्राइमर क्यों यूज करते? देखो इतना सा वर्ड है पर इसी से तुम्हारा 1 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन ए का रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाएगा। व्हाई, हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्राइमर आर यूज्ड इन पीसीआर एंड व्हाई? तो पहले तो 2 प्राइमर, क्योंकि हमारे पास क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो एक प्राइमर कहां लगेगा? 5' to 3'। दूसरा प्राइमर कहां लगेगा? 5' to 3', पर दोनों ऑपोजिट एंड में, एंटी पैरेलल में। तो प्राइमर का काम क्या होता है? जो चीज को रेप्लिकेट करना है वहां जुड़ जाता है और पॉलीमरेज उसी को एक्सटेंड कर देता है। याद आया? देखो जरा, प्राइमर शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया लाइन है। तुम पूछते हो कि मैम प्राइमर है क्या? कुछ नहीं है, छोटा सा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की फ्रेगमेंट है। जो तुम्हारा जो डीएनए है ना, जो भी पार्ट लिया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो डीएनए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक बात बताओ, सपोज करो पहले डीएनए था कॉइल्ड था, तुमने डीनेचर करके अलग अलग कर दिया। अब इसके भी जो बेस पेयर है ATGC, वो बोल रहा है हमको बॉन्ड बनाने का है। किसके साथ बनाना है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। बस अगर मैं A हूं तो सामने वाला T आ जाए, अगर मैं G हूं तो सामने वाला C आ जाए। अब मैंने क्या किया? इसी मिक्सचर में 2 सिंगल स्ट्रैंडेड, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या घूम रहा है? वापस छोटे छोटे सेट ऑफ डीएनए घूम रहा है, जिसको मैंने क्या बोला? प्राइमर। अब ये मिक्सचर है, पहले क्यों मैम बाइंड नहीं हो रहा था? क्योंकि मेरा डीएनए कैसा था? डबल था पूरा, है ना, डबल हेलिक्स था, पूरा डबल स्ट्रैंडेड था। तो वो डिमांड ही नहीं कर रहे थे कि हमको किसी के साथ क्या करना है? बॉन्ड बनाना है। पर मैंने डीनेचुरेशन करके दोनों को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। अब इसी मिक्सचर में वो छोटे छोटे स्ट्रेचेस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। और ये मेन जो तुम्हारा डीएनए वो चिल्ला रहा है कोई तो आ जाओ, कोई तो मेरे साथ बॉन्ड बना लो। तो ये पहुंच गए वहां पे, हाँ भैया हम तुम्हारे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर तुम में A लगाए तो मैं प्राइमर हूं तो मेरे में क्या लगाए? T लगाए। अगर मेरे में G लगाए तो तुम्हारे अगला वाला बेस पर क्या है? C लगाए। तो बट ऑब्वियसली क्या करेंगे? बाइंड तो हो जाएंगे ना, खुद ही टेंडेंसी शो करेंगे बाइंड होने की। देखो
तो प्राइमर क्या है? शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द टारगेट डीएनए। बोलोगे मैम इसका मतलब हर जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला है पहले उसका ऑपोजिट हमको क्या प्राइमर बनाना पड़ता है? हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो, प्राइमर लैब में डिजाइन किए जाते हैं, जो भी तुम्हारा सीक्वेंस है उसके अपोजिट। ठीक है, अब बोलोगे मैम फिर ये कैसे करते हैं? बहुत बड़ी टेक्निक रहती है, उसके थ्रू सब होता है। ठीक है, महीनों महीने लग जाते हैं वो सेट ऑफ प्राइमर बनाने के लिए। फर्स्टली एक बार वो हमने फॉर्मूला निकाल लिया फिर तो फटाफट सब हो जाता है। फिर बोलोगे मैम ये कैसे हमको पता चला कि इस डीएनए में पहले ए लिखा है फिर टी लिखा है फिर जी लिखा है? बताओ, एक मैंने बताया था डीएनए सीक्वेंसिंग मशीन होती है, इतनी बड़ी होती है इस डब्बे के बराबर, मतलब मेरे हाथ के साइज के बराबर। ठीक है, ऑटोमेटेड वो सिस्टम से जुड़ी हुई रहती है। हम क्या करते हैं अपना डीएनए डाल देते हैं, वो खुद पढ़ती है। मतलब बोलोगे मैम वो मॉलिक्यूलर लेवल पे रीड करती है? बिल्कुल सही, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे रीड करती है कि ए के बाद क्या है? टी है, टी के बाद क्या है? जी है। अब ये मैं बहुत सिंपल साउंड करा रही हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड के थ्रू ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो वो एक्चुअल में वो मशीन है, वो रीड करेगी कि डीएनए में ए के बाद क्या है? टी है, टी के बाद क्या है? जी है, जी के बाद क्या है? सी, फिर ए है कि जी है। ठीक है, तो जब एक बार ये रीड हो गया फिर उसी का कॉम्प्लीमेंट्री लैब या साइंटिस्ट क्या करते हैं? प्राइमर डिजाइन करते हैं। ठीक है, और एक बार तुम्हें प्राइमर पता चल गया फिर तो भैया तुम्हारा पीसीआर फटाफट हो जाएगा। आई कहानी समझ में? आगे देखो, तो ये क्यों इसका नोट डाउन करो, क्योंकि ये सिंगल, ये 2 मार्क्स में आ सकता है या 1 मार्क में जा सकता है सेक्शन ए में। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमर? ये हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट नहीं पूछेंगे तो वो बोलेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल विच बाइंड विद द टारगेट डीएनए एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई टैग पॉलीमरेज फॉर रेप्लिकेशन प्रोसेस। अब बोलोगे मैम इतना सारा तो हमने पढ़ा ही नहीं, अरे वो प्राइमर के बारे में पूछ रहे हैं तो तुमको बेसिकली वो प्राइमर ही पूछा, तो तुम लिखोगे द मॉलिक्यूल इज प्राइमर एंड प्राइमर इज नथिंग एल्स, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है? शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द टारगेट डीएनए। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। एंड डीएनए पॉलीमरेज मैंने बोला था, कैसा पॉलीमरेज यूज करोगे? टैग पॉलीमरेज। क्या खास बात है? वो कैसा है? हीट स्टेबल। हीट स्टेबल कोई बोलने का बायोलॉजिकल तरीका? थर्मोस्टेबल। ठीक है मैम, अच्छा क्या नाम है उसका मैम? टैग पॉलीमरेज। ये लिखा रहा, किससे ऑब्टेन्ड है? व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो तुमने से पीसीआर बताया और क्या मेन दो इंग्रेडिएंट्स है। अब आगे, ईच साइकिल हैज 3 स्टेप, हमें पता है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन या एलोंगेशन। कुछ बुक में एक्सटेंशन लिखा रहता है, कुछ बुक में एलोंगेशन, तुम चाहो तो दोनों लिख के आ जाओ, दोनों सही है। ठीक है, देखो जरा, denaturation. In the first step, the 2 strands of DNA helix are physically separated at a heat during the process called macromolecule denaturation. अच्छा बताओ कितने डिग्री पे होती है मैम? वापस हम सेफर रेंज खेलेंगे तो 90 से लिखेंगे और 95 या 98 डिग्री लिख के आएंगे। कुछ बुक में 93 लिखा रहता है, कुछ बुक में 98 लिखा रहता है, वापस स्टैंड टू स्टैंड वेरी करता है, पर हम एकदम सेफर चलना है तो हम 90 to 95 लिख के आएंगे। कुछ बुक्स में तुम्हारे शायद 1-2 रेफरेंस बुक में 92 to 95 लिखा है। ठीक है, सब सही है भैया, अपन को रिस्क नहीं उठाने का, अपन सब लिख के आएंगे। तुम्हारे मार्किंग स्कीम में क्या पता क्या लिखा हुआ है, कभी एनसीईआरटी फॉलो की है कि कुछ और फॉलो किया, अपन तो फुल लिख के फुल मार्क्स चाहिए। ले लिया, मूव करो अगले, सब में ओमिट कर दो। चलो स्टेप 2, रीनेचुरेशन। अब देखो, अब बोलोगे मैम ये तो हमने पहली बार पढ़ा। हाँ, रीनेचुरेशन ही बोलते हैं। तुम्हारी बुक में क्या टर्म से जा रहे हैं? वो एनिलिंग के टर्म से जा रहे हैं। रीनेचुरेशन भी बोल सकते हो। अब जो सिंगल स्ट्रैंडेड है वो किस में बनने लगा? डबल स्ट्रैंडेड में। ठीक है, देखो जरा, इन द सेकंड स्टेप द टेम्परेचर इज लोअर्ड एट दैट प्राइमर कैन बी बाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ डीएनए। और जल्दी बताओ प्राइमर को कौन से भैया पहचानते हैं? टैग पॉलीमरेज भैया। भैया घूमते रहते हैं टैग पॉलीमरेज, प्राइमर बोलते हैं इद्दे, यहाँ से जोड़ना शुरू करना है बस, और जोड़ना शुरू किसकी मदद से? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, मतलब सिंगल ए टी जी सी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो एक्सटेंशन। द थर्ड स्टेप इज द टारगेट डीएनए सीक्वेंस विल बी सिंथेसाइज्ड इट्स कॉपीज बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमर। द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 75 degrees Celsius. At this temperature, Taq polymerase initiate DNA synthesis at the 3-OH end of the primer. 3-hydroxy OH बोलो, या OH को तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप, वही। तो देखो ये डायग्राम वापस पूछा किसी ने था, हम बना के आएंगे। पहले क्या लिखो? डीनेचुरेशन। अब देखो यहाँ पे लिखा है 95, वापस कुछ बुक में 90, 92 to 98, 95, हम एकदम सेफर रेंज चलेंगे। उसके बाद एनिलिंग, या अभी आज हमने पढ़ा उसको क्या बोलते हैं? रीनेचुरेशन। तुम एनिलिंग पे ही स्टिक रहो। ठीक है, इसमें क्या टेम्परेचर यूज करते हैं? 55 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि बाइंड कर रहा है, क्या बाइंड कर रहा है? प्राइमर बाइंड कर रहा है। बस उसी को किस
किसने रीड किया? टैग पॉलीमरेज ने रीड किया और क्या लगाना शुरू किया? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड लगाना शुरू किया। तो उसको क्या बोलने लगे? एक्सटेंशन। कितने डिग्री पे चल रही है? 72 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। चलो, question number 69. First point, draw schematic diagram of segment of a vector and a foreign DNA with the sequence of nucleotide recognized by E. coli. मतलब वो पूछ रहे हैं एक डायग्राम बना के बताओ किसका? सेगमेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर के सेगमेंट के, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? फॉरेन डीएनए, और वो सीक्वेंस के साथ किसका? ई कोराई या ई कोराई R1 का। ठीक है, और दूसरा डायग्राम क्या पूछ रहे हैं? तो ये क्या है तुम्हारा? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी है। वापस जो चीज वो एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए पूछ सकते हैं वो बना के भी देंगे, लेबलिंग गायब करके। तो अगर लेबलिंग गायब करके दे रहे हैं वो, तो वो चला जाएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में, और ड्रॉइंग मांग रहे हैं वो, तो वो डायरेक्ट मांग रहे हैं, पूछ रहे ड्रॉ करके बताओ भैया, तो वो चला गया 3 मार्क में सेक्शन बी में। देखो जरा, ड्रॉ द वेक्टर डीएनए सेगमेंट एंड फॉरेन डीएनए सेगमेंट आफ्टर द एक्शन ऑफ ई कोराई 1। मतलब पहले वो पूछ रहे हैं कि बताओ इन दोनों का, और फिर एक बार चिपक जाने के बाद। तो चलो एक एक करके देखते हैं। पहला वाला, तो ये पहला जिसमें फॉरेन डीएनए और फिर नया डीएनए अटैच हो रहा है। वापस इसको भी 3, 4, 5, 6 स्टार जितने मार्क करने कर लो। क्यों मैम? याद करो, सिर्फ इतने ही सीक्वेंस पे मैंने तुम्हें शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछे थे। मैंने तब भी बोला था ये जो शॉर्ट आंसर टाइप ये कहीं नहीं बल्कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में जाएंगे। पहले 4-5 लाइन कुछ बकवास लिखी रहेगी, बकवास मतलब जो हमें पहले से पता है वही सब लिखा रहेगा, और फिर उससे रिलेटेड वो पूछेंगे बताओ कट कहाँ लगेगा, बताओ कौन कट कर रहा है, बताओ कौन से बेसिस के बीच में लगता है। एक सीक्वेंस तुमको उन्होंने याद कराया है, ठीक है, ई कोराई R1 का, वही पूछ रहे। तो देखो सबसे पहले क्या है? एंजाइम ने कट किया कौन से? बोथ स्ट्रैंड और सेम साइड वेक्टर पे। कैसा कट करेगा कि ओवरहैंगिंग स्ट्रेच बनाएगा। ये दिख रहा है ओवरहैंगिंग स्ट्रेच, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये किसका है? याद करो, तुम्हारे ए में पूछा था ए और बी को लेबल करो, तो तुमने ए लेबल किया था फॉरेन डीएनए, ठीक है, और बी को क्या लेबल किया था? वेक्टर। सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं। तो देखो ई कोराई कट कर रहा है द डीएनए बिटवीन द जी एंड ए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं? मिस आउट कर जाते हैं। क्यों मिस आउट करते हैं? क्योंकि वो डायग्राम ढंग से देखते ही नहीं, और यहीं से आधे क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं कि ई कोराई R1 कहाँ कट कर रहा है? जी और ए के बीच में, और उसका सीक्वेंस क्या है? ये याद कर लो भैया, आज से नया कोड रख लो तुम अपने मोबाइल का। क्या कोड है? अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ का कोड हटा दो, और आज से नया कोड है तुम्हारा GAATTC। कौन सा कोड है? GAATTC, और उसमें कट कहाँ लगेगा? जी और ए के बीच में कट लगेगा। समझे? याद करो, जब मैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पढ़ रही थी वहां पे भी उन्होंने पूछा था बताओ, एक उन्होंने लंबा सा सीक्वेंस दे दिए थे और पूछे थे बताओ कितने सेगमेंट्स बनेंगे। अब तुम्हें ये, और उन्होंने बोला था कि इसको हम कट कर रहे हैं ई कोराई R1 से। तो सबसे पहले तुम्हें याद करना पड़ेगा ई कोराई R1 का सीक्वेंस क्या है? GAATTC, और कट कहाँ लगेगा? जी और ए के बीच में लगेगा। तो देखा तुमने, लिख दिया। उसके बाद अब कहाँ कट लगाओगे? GAATTC, कट कहाँ लगेगा तुम्हारा? इस जगह पे, जी और सी के बीच में, ठीक है। एक मतलब यहां से काटा, देखो यहाँ कटा है। सिमिलरली GAATTC, तो कट कहाँ लगेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक। याद करो, एक ही न्यूक्लियोटाइड क्या है? पेयर्ड है, और बाकी सब कैसे हैं? अनपेयर्ड। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? स्टिकी एंड, ओवरहैंगिंग स्ट्रेच। यही लिखोगे, स्टिकी एंड, जॉइनट स्टिकी एंड। अब स्टिकी एंड इजीली जॉइन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, क्योंकि एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा है, एक से काटा, तो कट करने का तरीका एक ही है। याद करो, मैंने बताया था जो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सीजर नहीं आती, एक होती नॉर्मल सीजर है ना, और एक होती ऐसी वाली। मतलब जब तुम पेपर काटते हो तो कुछ इस तरह से पेपर कटता है। तो मैंने बोला ये तुम्हारा एक पेपर है, ये एक पेपर है, तुमको काटना है और इन दोनों को जोड़ के दिखाना है। तो तुमने जब ये पेपर उसी सीजर से काटा तो ये कुछ इस तरह का कट गया, दूसरा पेपर काटा ये भी कुछ इस तरीके से कट गया। अब देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। आई बात समझ में? तो देखो, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि स्टिकी एंड है। स्टिकी एंड क्यों है? क्योंकि सेम बेस पेयर्स कटे हैं। सेम बेस पेयर्स क्यों कटे? क्योंकि एक और है सेम पैलिंड्रोम को रीड कर रहा है। अब सेम पैलिंड्रोम को रीड कर रहा है क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। और कहाँ कौन सा पैलिंड्रोम है? नाम बताओ। GAATTC। कहाँ कट लगेगा? जी और ए के बीच में कट लगेगा। बहुत बढ़िया, कट लग गया। आप क्या करोगे? बस मिक्स कर दोगे। ऐसे मिक्स करोगे, गोंद से जोड़ोगे कि नहीं? क्या नाम है उसका? DNA लाइगेज। तो देखो जरा,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो यही पूछ रहे हैं, स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और अपन को और मार्क्स चाहिए, कुछ मिस आउट नहीं करना चाहिए, तो क्या लिखोगे, यूज ऑफ डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए लाइगेज का दूसरा नाम मैम फेविस्टिक नहीं, मॉलिक्यूलर गम ग्लू। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम मॉलिक्यूलर सिजर। तो ये डायग्राम कब बनेगा, जब वो पूछ रहे हैं बताओ एक फॉरेन डीएनए, देखो मैं वापस स्क्रीनशॉट ले लिया, मूव करूं वापस, पीछे क्वेश्चन दिखा रही हूं। ठीक है, ये डायग्राम कब बनेगा, जब वो पूछ रहे हैं एक सेगमेंट ऑफ वेक्टर और फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस जोड़ के दिखाओ बाय ई कोराय 1। आई बात समझ में? अब बोलोगे मैम फिर इसमें और इसमें अंतर क्या है, देखो जरा इन दोनों में अंतर कहाँ है। ओके ओके, ये था उसका सेकेंड पार्ट और वाला। ठीक है, पर पहले मैं अब उसी का वही चीज उन्होंने पूरा लिख के रखी है। वापस डायग्राम पूछा है, मैंने बताया था डायग्राम वाले क्वेश्चन स्ट्रेट कहाँ घुसते हैं, केस स्टडी बेस में। तो देखते जरा आंसर पहले, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, वही चीज है, वही जितना भी डायग्राम बेस है ना। अगर डायग्राम बेस मैम अब बोलोगे मैम ये जरूरी है क्या कि इसका राइटअप भी दे, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं, पर इसमें इस डायग्राम में लेबलिंग जरूर सारी चीजें कर देना। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ पैलिंड्रोम क्या है, पहचाना कैसे, क्यों पहचाना, क्योंकि कट करना था। ठीक है, तो वही चीज उन्होंने पॉइंट्स में लिखी। तुम चाहो तो डायग्राम के साथ सारी लेबलिंग कर सकते हो, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वापस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ व्हाट, पैलिंड्रोम सीक्वेंस, बट बिटवीन द सेम टू बेस पेयर ऑफ द ऑपोजिट स्ट्रैंड, क्योंकि स्टिकी एंड क्रिएट करने। दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड by overhanging stretch. These are overhanging stretch called sticky ends on each strand as given in figure. via figure मतलब diagram. ठीक है, these are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterpart. मतलब यहाँ से जो कटा वहां से जो कटा, दोनों एक ही तरह से कटा है, तो दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, कंबाइन हो जाएगा। द स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम, आखिरी में जोड़ोगे ना फेविस्टिक डाल के, फेविस्टिक नहीं मॉलिक्यूलर ग्लू डाल के, उसका नाम क्या है, डीएनए लाइगेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एंड जीनोम। क्लियर है ना? अब देखो तुम चाहो तो ये लिखो, पर अगर यही सारे जितने मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं ये सारे अगर लेबलिंग में मेंशन है तो राइटअप की जरूरत ही नहीं है। मूव करें अगले पार्ट पे। अगला कौन सा पार्ट है इसका, और वाला, या पॉइंट नंबर 2 जो पूछ रहे थे। ठीक है, अच्छा एक और रह गया, these sticky end are complementary to each other where cut by some restriction enzyme therefore they can be joined together by end to end या डीएनए ligase। वही चीज है, तो हमने ऑलरेडी डायग्राम में मेंशन कर दी। अब और में उन्होंने क्या पूछा था, वापस इंपॉर्टेंट, उन्होंने पूछा था ड्रॉ अ स्कीमेटिक स्केच ऑफ PBr 322 प्लाज्मिड एंड लेबल फॉर द फॉलोइंग। मतलब PBr 322 का डायग्राम पूछ रहे हैं। वापस बुक का डायग्राम है, बुक में बना हुआ है, तुम्हारे राइट हैंड साइड कहीं बना हुआ है, स्टार मार्क करो, प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्यों पूछ भी सकते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में, जैसे मैंने शॉर्ट आंसर टाइप में बताया था। दूसरा तरीका, वो उठा के दे देंगे, लेबलिंग गायब कर देंगे, या लेबलिंग रखी तो उससे रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब इस पे क्वेश्चन फिक्स है। चलो तो सबसे पहले क्या क्या मार्क करना है, एक तो पहले सर्कल बना दोगे, सर्कल तो बन जाएगा ना, नहीं बनेगा तो बॉटल लेके जाओगे, बॉटल का ढक्कन निकालना, गोल गोल बना देना। बोलोगे मैम बॉटल अलाउड नहीं है, अरे कैसे अलाउड नहीं, कोरोना चल रहा है, सबको बॉटल ले जाना है। चलो बॉटल नहीं लेके जा रहे तो प्रोटेक्टर लेके जाना, तो अगर प्रोटेक्टर भी नहीं लेके जा रहे तो कंपास लेके जाना, कुछ तो लेके जाओगे ना, तो उससे सर्कल बन जाएगा। और वो भी नहीं आ रहा है मैम भूल गए थे, तो सर्कल तो बनाना आता ही है ना, बस 2 सर्कल बना देना, एक बड़ा एक छोटा कंसेंट्रिक सर्कल। अब मैम क्या करें, एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड एक छोटी सी लेबलिंग मार्क करो, उसको बोलो ORI और फुल फॉर्म नीचे लिख दो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो जरा, तो ORI तो इंपॉर्टेंट ही है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और सिमिलरली एक और तुम्हारी बुक में दिया है ROP, इसका फंक्शन नहीं दिया है, मैं नहीं बताऊंगी, अभी जितना बेसिक है हम उतना याद करेंगे। ठीक है, ये दोनों मार्क कर लिया। अब क्या करेंगे मैं, अरे अब हम क्या क्लोनिंग साइट को मार्क करेंगे। कौन सी, बहुत सारी क्लोनिंग साइट मेंशन है तुम्हारी इसमें, कौन कौन सी, जैसे ये देखो बाम H1 ई कोराय R1, या फिर इसी को रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी बोलते हैं, यही रिस्ट्रिक्शन साइट भी बोलो, या इसी का दूसरा नाम क्या है, क्लोनिंग साइट भी, क्योंकि क्वेश्चन रिस्ट्रिक्शन साइट के नाम से भी आ सकता है, क्लोनिंग साइट से भी नाम से आ सकता है। ठीक है, तो वापस 2 क्लोनिंग साइट मैम कौन सी याद करें, बहुत सारी ये बुक में दी हुई, कोई भी याद कर रहे हो, सबसे ज्यादा बेटर है जिसपे क्वेश्चन आते हैं वो तो याद होनी चाहिए, ई कोराय R1 और दूसरा बाम H1। तुम्हारी बुक में हिंद भी लिखा हुआ है इसी जगह पे,
हिंद 2, इस जगह PST PUV1 भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी याद कर लेंगे। मैम अब और क्या करें, जब यही 2 साइट याद कर लिए, क्रोनिंग या रिस्ट्रिक्शन साइट, तो और क्या याद करोगे, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को याद करोगे। यहाँ पे क्या है, एम्पिसिलिन याद करो, यहाँ एम्पिसिलिन है, और एक और क्या है इस जगह पे, टेट्रासाइक्लिन। देखो जरा बुक खोल के, दिखा तुमको, तो ये तुमको याद होना है। मतलब अगर मैं नींद में भी तुमको पूछ लूं, बताओ जरा डायग्राम, तो तुम शुरू करो, मैम 2 गोले बनेंगे, यहाँ हो रहा है आरओपी, फिर बाम इस साइड में बाम 1, फिर इस साइड में इकोराई 1, हिंद 1, PST PUV1, और इस जगह दोनों, एक जगह एम्पिसिलिन और एक जगह टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। बहुत बढ़िया, इतना याद रहेगा, याद करना ही, याद रहेगा क्या, याद करना, नहीं याद हुआ है तो बैठ के याद करो अभी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी है सेक्शन बी का, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है। मूव करें आगे, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, देखते हैं। व्हाट इज बायोरिएक्टर। बोलोगे मैम हम पक चुके हैं, अरे पकना नहीं है, अभी जब तक एग्जाम में लिख के नहीं आओगे तब तक बिल्कुल होल्ड करके रखना है, पेशेंस पेशेंस, ठीक है। व्हाट इज बायोरिएक्टर यूज्ड फॉर। अब बायोरिएक्टर क्या है, बल्क में कोई भी चीज का प्रोडक्शन, तो जैसे वही चीज है ना, घर पे अगर तुम 2 लोग खा रहे हो मैगी, रात को भूख लग जाती है तो छोटा सा पतीले में बनता है ताकि मम्मी को पता ना चले, मैं भी वही करती हूँ इसलिए पता है। और अगर बल्क में अपन को बताना है तो क्या करोगे, जैसे दिन में बनना है एकदम परमिशन लेके, तो फिर बड़ी कढ़ाई में बनेगा। तो वही चीज अगर तुम्हें प्रोडक्ट बल्क में प्रोड्यूस करना है तो क्या करोगे, बड़ा कंटेनर लोगे। बड़ा कंटेनर मतलब बड़ा वेसल, तो उसी वेसल का नाम क्या है, बायोरिएक्टर। क्या करता है वो मैम, ऑप्टिमम टेम्परेचर, pH, उसके बाद न्यूट्रिएंट, सॉल्ट्स, मिनरल, विटामिन, एयर, ऑक्सीजन सब मेंटेन करता है, वही तो लिखना है। देखो जरा, नेम अ कॉमनली यूज बायोरिएक्टर एंड एनी 2 ऑफ इट्स कंपोनेंट। चलो स्टार्ट करें। अच्छा तुमने 2 टाइप के बायोरिएक्टर पढ़े थे, जल्दी बताओ थोड़ी देर पहले, एक स्टर वाला और दूसरा कौन सा जिसमें बबल्स बन रहे थे, याद आया। देखो, अ बायोरिएक्टर यूज फॉर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट बायोलॉजिकली सच एज प्रोटीन, एंजाइम एक्सेट्रा थ्रू द यूज ऑफ माइक्रोबियल, प्लांट और एनिमल सेल। मतलब तुम सेल का यूज करोगे, सबस्ट्रेट भी ऐड करोगे, सबस्ट्रेट को ही मीडियम बोलते हैं, और उसमें अपना माइक्रोब तो रह गई। द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर द स्टर टाइप बायोरिएक्टर, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, व्हाई स्टर टाइप बायोरिएक्टर इज बेटर देन दिस वन दैट वन, क्योंकि सारा क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ऑप्टिमम चीजें मेंटेन कर पा रहा है। द कॉम्पोनेंट ऑफ द स्टर बायोरिएक्टर आर, सबसे पहले अंदर क्या जाएगी, एयर जाएगी। सपोज करो एरोबिक बैक्टीरिया, तो एयर तो चाहिए, पर कैसी है, स्टेराइल एयर है ना, क्योंकि हमें सिर्फ जो अंदर माइक्रोब ग्रो रहा है उसी को उगाना है, बाकी उगवाने की इच्छा नहीं है भैया। हमको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं बनना है ना, वो तो उनकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। उन्होंने कौन सा वंडर ड्रग ऑब्टेन किया था, जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन, जिससे जो किससे ऑब्टेन हुआ था, पेनिसिलिन नोटेटम से। देखो जब भी पढ़ो ना ऐसे ही पढ़ाई करनी है, फटाफट बायो याद हो जाएगा, ठीक है। एक चीज पढ़ो फटाफट उससे लिंक करते चलो आगे। एजिटेटर टैंक, जहां पे क्या होगा, सब कुछ होगा, मिक्स होता चलेगा, एजिटेटर सिस्टम रहेगा। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, pH कंट्रोल सिस्टम एंड फोम कंट्रोल सिस्टम। अब रिएक्शन होगा तो फोम भी तो आएगा, तो ये ऐसा थोड़ी ना कि हमें इतना प्रोडक्ट चाहिए, इतना फोम बन गया, उसको हटाना भी पड़ेगा टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम जब तुम्हारा सबस्ट्रेट खत्म होता जाएगा तो सबस्ट्रेट भी ऐड करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम प्रोडक्ट को भी ऑब्टेन करना पड़ेगा। आई बात समझ में। मूव करें आगे, चलो तो अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब बोलोगे मैम इतना ही था, उतना ही तो पूछा था। सबसे पहले बताओ बायोरिएक्टर क्या है, तुमने बता दिया। एक टाइप बताओ, तो तुमने बता दिया स्टर टैंक बायोरिएक्टर, उसके क्या कंपोनेंट्स रहते हैं जो हम बोलते ही है नॉर्मल में, ऑप्टिमम pH। वही उन्होंने अगला अलग से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ लिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 71, नेम द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। अब देखो मैम सेपरेशन बोला तो हमें यूं याद आ गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ जेल किसकी निकली, मैम अगारोस की। कहां से ऑब्टेन हुई, मैम सीवीड से। कौन सी डाई यूज की, मैम इथिडियम ब्रोमाइड। कौन सा है वो, विजुअलाइजेशन डाई। किसके अंडर दिखता है, मैम यूवी रेडिएशन। याद हो गया। अच्छा प्रिंसिपल क्या है, मैम वही पोर्स रहते हैं, बड़ा वाला पीछे रुक जाएगा और छोटा वाला ज्यादा ट्रेवल करेगा। किसके प्रेजेंस में, मैम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इसलिए एनोड से कैथोड से लेके एनोड जाएगा। बहुत बढ़िया। क्यों जा रहा है, क्योंकि मैम डीएनए खुद क्या है, नेगेटिवली चार्ज। किसके कारण है, मैम फॉस्फेट ग्रुप के कारण। लो अब क्या पता, यही सब पूछ रहे हो। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। नेम द टेक्निक यूज फॉर
separating DNA fragment, ma'am, gel electrophoresis. Write the type of matrix used in technique. Matrix का मतलब होता है मीडियम, तो क्या है बाबा? agarose gel. देखो, the material used as a gel in electrophoresis is agarose. This agarose gel act as sieve to separate the DNA fragment according to their size. ये क्या हुआ उसका प्रिंसिपल? तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, इनडायरेक्ट भी पूछ सकते हैं. अपन को सेफर साइड रहना है, वो सिर्फ इतना सा पूछ ले, मैट्रिक्स क्या है, तुम तो ये भी लिखो, प्रिंसिपल भी चिपका के आओ. भैया अपन तो रिस्क ही नहीं उठाने वाले, आधा मार्क कहां कटेगा. ठीक है. थर्ड, हाउ इज सेपरेटेड डीएनए विजुअल? अभी तो बोला मैम इथिडियम ब्रोमाइड, हाँ ठीक है, एंड एक्सट्रैक्टेड फॉर यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो मैम यूवी रेडिएशन के अंदर इथिडियम ब्रोमाइड जो विजुअलाइजिंग डाई वो ऑरेंज कलर का दिखने लगेगा. हाँ, अलग कैसे करोगे मैम? इल्यूशन मेथड से, और फिर उसको प्यूरिफाई कर देंगे तो जेल अलग हो जाएगा और हमारा काम का डीएनए रह जाएगा. बहुत बढ़िया. चलो देखते हैं आंसर. तो आंसर क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड बाय द एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन. द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट बिकम कौन सा कलर? Visible as orange color bands. The separated band of DNA are cut out from the agarose gel and DNA is extracted from the gel piece. This process is called elution and followed by purification. क्योंकि हमको agarose gel नहीं करना है, हमको सिर्फ DNA चाहिए. हुआ क्लियर? अब तो देखो, अभी तक यहाँ होते होते इतनी बार रिपीट करोगे खुद ही याद हो जाएगा. मूव करें अगले क्वेश्चन पे. तो चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 72. Why are, तो why है तुम्हारा मेन कीवर्ड, क्योंकि पूछ रहे हैं why are gene encoding resistant of antibiotic consider useful selectable marker for cloning vectors. Explain with the help of one example. मतलब पूछ रहे बताओ selectable marker जो antibiotic resistant gene उसको selectable marker जैसे क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों सक्सेसफुल है. वापस वही कहानी, मत पढ़ो. पहले क्या किया, जब हमने कल्चर किया तो हमारा 2-3 बैक्टीरिया ग्रो हुए. जिस बैक्टीरिया में मेरा चॉइस ऑफ क्या था, तुम्हारा जो भी था, सपोज जीन ऑफ इंटरेस्ट था, तो सपोज करो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उसके साथ मेरा क्या ऐड हो गया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. तो बेसिकली सिलेक्शन के लिए रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करने के लिए मैंने अपना जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ा उसमें क्या जोड़ दिया? मार्कर भी. पर फिजिकली क्या एक्सप्रेस होगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं एक्सप्रेस हो गया बैक्टीरिया, मेरा मार्कर एक्सप्रेस होगा. तो मुझे ये समझ में आएगा जिसमें मार्कर है, जिसमें वो ब्लू कलर प्रेजेंट है, या जिसमें वो बेचारा ये जिंदा रह पा रहा है मेरा बैक्टीरिया, इसका मतलब मेरा चॉइस ऑफ जीन इंटरेस्ट भी है. मतलब वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का सेपरेशन करने के लिए कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, या फिर इसी को बोलने का दूसरा तरीका स्क्रीनिंग करने के लिए कि कौन सा मेरा मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, कौन सा नहीं, किसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, किसमें नहीं है. तो जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें मेरा एंटीबायोटिक जीन भी एक्सप्रेस होगा, जिसमें नहीं है उसमें नहीं होगा. सीधी सी बात, नो बकवास, है ना. क्या सेंटर फ्रेश है ना, कि सेंटर फ्रूट याद नहीं मेरे को, बस ये लाइन याद है. ठीक है, तो देखो आंसर पढ़ते हैं. द जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक आर कंसिडर यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर बिकॉज, देखो जरा, नॉर्मल इकोलाई, अच्छा ये चीज मैंने और पढ़ाई थी, जो नॉर्मल इकोलाई रहता है एस्चेरिचिया कोलाई, उसके पास कोई एंटीबायोटिक जीन नहीं रहता. मतलब नॉर्मल एस्चेरिचिया कोलाई है, मैंने उठा के एम्पेसिलिन डाल दिया, मर गया, नहीं जिंदा रहना है ही नहीं जीन. जब उसके अगेंस्ट फाइट करने की कैपेसिटी नहीं, हम जिंदा रह के भी करेंगे क्या, तो हम मर जाते. पर हमने बोला नहीं 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 नहीं, नहीं हम क्या करेंगे, तुम में हम जानबूझ के वो एंटीबायोटिक जीन्स ऐड करवाएंगे, क्योंकि तुम में तुम्हारा क्या आ रहा है, प्लाज्मिड आ रहा है, उस प्लाज्मिड में हमने जीन भी ऐड करवाया, हमारा क्या आ रहा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आ रहा है. तो हमको पहचानना है ना. तो देखो जरा, बिकॉज नॉर्मल इकोलाई डू नॉट कैरी रेजिस्टेंट अगेन एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स. दीज मतलब मैम कौन से, तुम्हारे बुक में 4 मेंशन है, जल्दी से बताओ कौन कौन से. मैम एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल और कैनामाइसिन. ठीक है, ऐसे ही याद करते जाना है. आगे पढ़ते हैं. अब एग्जांपल के साथ पूरा एक्सप्लेन करना है. A foreign DNA is ligated at BAM H1 site of tetracycline resistant gene in the vector PBR322. अब एक बात बताओ, अगर टेट्रासाइक्लिन, ये मैंने पढ़ाया था, नहीं याद आ रहा है तो देखो वापस याद करो. मैंने बताया था कि सपोज करो यहाँ पे तुम्हारी कौन सी साइट है, ये है टेट्रासाइक्लिन, TETR लिखी रहती है, और यहाँ पे कौन सा है, BAM H1, ये है तुम्हारा क्लोनिंग साइट या फिर तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन साइट. ठीक है मैम, रिकॉग्निशन साइट. ठीक है मैम, अगर याद करो मैंने बताया इसी जगह पे इन दोनों का लोकेशन सेम है. BAM H1 साइट है जहां पे तुम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट GOI, ऐसे अच्छा हुआ GOT होता तो गेम ऑफ थ्रोन्स बन जाता है ना. तो GOI जहां ऐड होता है, अगर ये ऐड हो गया इस जगह पे, तो क्या तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन काम करेगा? नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि इसके इंसर्शन के कारण ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया. याद आया?
अब तो इसका ऑप्शन क्या बचा मैम, इसी वाले इस पे दूसरी जगह पे कौन सा है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। तो अगर मैंने इस पोजीशन पे, ये याद करो मैंने लिखवाया था कि जिस भी साइट पे जो भी तुम्हारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट है उस पे अगर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, उस पे अगर तुम्हारा कोई क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है और उसी क्लोनिंग साइट पे तुमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो जो पहले से प्रेजेंट था, पहले से कौन प्रेजेंट था, टेट्रासाइक्लिन या जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट था, उस इंसर्शन के कारण जो पहले से जीन प्रेजेंट था वो काम नहीं करेगा। रिजल्ट क्या होगा, तुम उसको सिलेक्टेबल मार्कर यूज नहीं कर सकते, तुम्हें कोई दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर यूज करना पड़ेगा। मतलब मैम आप ये बोल रहे हो अगर इस वाली साइड पे मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो, तो टेट्रासाइक्लिन काम नहीं करेगा। हाँ यही बोल रही हूँ, मतलब मैम हम स्क्रीनिंग के लिए टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। तो मैम फिर क्या करेंगे, जो दूसरा पहले से प्रेजेंट है कौन सा है मैम, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, बिल्कुल सही। आई बात समझ में, मतलब अगर यहाँ पे तुमने इंसर्ट किया तो तुमको क्या लेना पड़ेगा, रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन। अगर इस साइट पे कोई पहले से क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है, ये वाला लिया, तो फिर उस केस में टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, चलो देखते हैं। The foreign DNA ligated at BAM H1 site of tetracycline resistant gene in vector PBR322, the recombinant plasmid will lose, देखो क्या हुआ, insertional inactivation है ना, the recombinant plasmid lose tetracycline resistant gene due to insertion of foreign DNA, but can still be selected from non-recombinant by plating the transformant on ampicillin containing medium। बस अब क्या हुआ, तुमने यहां पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला और ये वाला किसका यूज किया, सिलेक्शन के लिए। अब क्या करोगे, कल्चर करोगे, उसमें क्या डाल दोगे, एम्पिसिलिन वाली टैबलेट डाल दोगे या लिक्विड फॉर्म में करके वो डाल दोगे, तो जो जो बैक्टीरिया मर जाएगा, मतलब जो जो बैक्टीरिया मर गया, मतलब उसमें क्या नहीं था, तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, तो उसमें क्या नहीं था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी नहीं था। और जो बैक्टीरिया तुम्हारा एम्पिसिलिन झेल गया है ना, उसने बोला हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से हमारे अंदर उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट पावर थी, बिकॉज उनके अंदर क्या प्रेजेंट था, रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट था, तो वो क्या है मेरा रिकॉम्बिनेंट। क्यों यूज करें हम, स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। इतना आया समझ में, मूव करें आगे। ठीक है, तो ये जितना मैंने अंडरलाइन किया है सब क्या है, तुम्हारे कीवर्ड्स है। बोलोगे मैम इतने सारे कीवर्ड्स, हाँ बाबा इसमें तो इतने सारे कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। अच्छा एक और चीज बोलोगे मैम क्या यही एग्जाम्पल लेना इंपॉर्टेंट है, नहीं तुम दूसरा ले लो, बाम H1 की जगह पे तुम PST1 साइट यूज कर लो, पर वहां पे याद रखना कौन सा जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो वहां पे तुमको उल्टा लिखना पड़ेगा कि अब हम क्या यूज करेंगे एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे, चलो। अच्छा उसी का पार्ट वही जो चित्ता पूरा एक्सप्लेन किया। द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो एट ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफॉर्म ऑन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, द रिकॉम्बिनेंट विल नॉट ग्रो। क्यों नहीं ग्रो होगा, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, टेट्रासाइक्लिन नहीं है, लूज हो चुका है, क्यों, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के कारण। व्हाइल नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, thus help in selecting the transformants। याद रहेगा, इजी है, मूव करें आगे, चल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 का फर्स्ट पार्ट, राइट द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग डीएनए सेगमेंट। पहले बताओ पैलिंड्रोम मतलब क्या, मैम यहाँ से भी जो पढ़ सकते हैं यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैम जहाज, बचपन से पढ़ते आ रहे, एक ही एग्जाम्पल आता है, चलो वही लेते, ज हा ज। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं मैम, पैलिंड्रोम। बहुत बढ़िया। अब किसका बोला उन्होंने, इसका लिखने के लिए, तो इसका ऑपोजिट क्या करोगे, ये जी को यहाँ फिट करोगे, GAATTC, पर यहाँ पे मार्किंग क्या करोगे, तुम्हारा 5 डैश एंड और यहाँ 3 डैश एंड, क्योंकि क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। याद रहेगा, सेकंड पार्ट देखते हैं। अच्छा उसी का सब पार्ट है, नेम द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस। अभी तो याद किया, कौन सा, GAATTC कोराई R1, जो किसके बीच में कट करता है, G और A के बीच में कट करता है। क्या पता वही पूछा हो। हाउ आर स्टिकी एंड प्रोड्यूस, मेंशन देयर रोल। ओके, तो पहले तो ये पढ़ लेते कि क्या पूछ रहे हैं। तो ये है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ई कोराई R1 रिकॉग्नाइज द अबव पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और स्टिकी एंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि बीच में कट करेगा, रिजल्ट ये रहेगा कि एक न्यूक्लियोटाइड का पेयर एज इट इज रह जाएगा, बाकी सारे क्या बन जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड, जो क्या जिनके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुके हैं, तो वो क्या करने को रेडी है, वो रेडी है कॉम्प्लीमेंट्री के साथ बाइंड करने के लिए। देखो The sticky end on DNA are formed, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है कि स्टिकी एंड कैसे बनता है, या व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहैंगिंग स्ट्रेच, या हाउ द रिकॉम्बिनेंट
इज फॉर्म या हाउ डू ई कोराई R1 वर्क। तो इन चारों के नाम से एक ही आंसर है और ये आंसर है तुम्हारे स्क्रीन पे दिया हुआ है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो पर पहले समझ लो, तो क्योंकि मैं करूंगी क्या, मेन कीवर्ड्स अंडरलाइन जो तुम्हारे आंसर में होने चाहिए। तो स्टिकी एंड ऑन डीएनए आर फॉर्म बाय एक्शन ऑफ एंजाइम, कौन सा अंदर कट कर रहा है इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दीज एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ व्हाट, पैलिंड्रोम। देखो ये लाइन तो एकदम फिक्स ही चल रही है, थोड़ा सा दूर से पर किसके सेंटर से, पैलिंड्रोम के सेंटर से, किसके बीच में, जी और ए के बीच में आ ही जाएगा, देखना। This result in single stranded stretch on both the complementary and adherent. These overhanging stretch are called sticky end as they form hydrogen bond with the complementary base pair sequence. अब रोल क्या है, these sticky end product form hydrogen bond with their complementary cut counterpart. ये काम की है। अब पूछ सकते हैं यहाँ पे, बताओ दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बने, जो तुम्हारा जहां से सोर्स था वहां का और वेक्टर का, क्योंकि दोनों एक ही सिजर से काटे गए थे जिसका नाम क्या था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस केस में कौन से एंडोन्यूक्लियस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ई कोराई R1, जो कैसे कट कर रहा है, जिसका कोर सीक्वेंस क्या है, GAATTC। बहुत बढ़िया, ये क्या है मैम, पैलिंड्रोम है। कट कहां लगता है, ई कोराई R1 के बीच में, जी और सी के बीच में, ठीक। देखो this stickiness of end facilitate the action of enzyme DNA ligase। आई क्या कहानी समझ में, ये डायग्राम देखो, GAATTC था, कहाँ कट लगा, G और C के बीच में लगा। सिमिलरली यहाँ भी कट लगेगा G और C के बीच में। अब ये दोनों तो क्या हुआ, पेयर के फॉर्म में चले गए, पर बाकी सब कैसे बच गए, अकेले दुकेले, है ना, बेचारे अकेले जो भी है। तो अकेले ने बोला आओ कोई साथ आ जाओ, तो कौन कोई आएगा, वेक्टर वाले, वहां भी वही सेम तरीके से कट लगा होगा तो वही वाले आएंगे। अब दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि अगर वहां A है तो यहाँ T है, यहाँ T है तो वहां A है, वहां G है तो वहां C है, यहाँ C है तो वहां G है, तो क्या बन गए, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री बन के कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। किस टाइप का, डबल और ट्रिपल, AT के बीच में डबल, G और C के बीच में ट्रिपल, ठीक है। और इसकी वजह से कौन सा एक्शन इजी हो जाएगा या फैसिलिटेट हो जाएगा, मैम मॉलिक्यूलर ग्लू का, जिसका नाम क्या है, DNA लाइगेज। याद रहेगा, मूव करें आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 74, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ। अब भैया ये वही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से PBR 322 के पूछने के भिन्न भिन्न तरीके, उसमें से एक तरीका ही है, या तो डायरेक्ट पूछ लो कि भैया क्लोनिंग वेक्टर क्या है, PBR 322 का डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दो, या डायग्राम दे दो, लेबलिंग गायब कर दो, फिर पूछ लो, या फिर उनको बहुत चुल मच रही, बताओ वेक्टर से क्या समझते हो, या फिर बताओ प्लाज्मिड से क्या समझते हो, बताओ वेक्टर क्यों यूज करते हैं, फिर उसका एक एग्जाम्पल दो, डायग्रामेटिक स्कीमेटिक एक डायग्राम बना के बताओ, या फिर वो बोलेंगे अच्छा ये बताओ रिकॉग्निशन साइट क्या होता है, अच्छा बताओ क्लोनिंग साइट क्या होता है, दोनों एक ही है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं, बताओ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन क्या होता है, वही पूछने के अलग, या फिर ओराई क्या होता है, ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। करें एक एक करके आंसर देखें, चलो। तो पहला पार्ट वो पूछ रहे, बताओ ओराई क्या है, अरे इतनी देर से तो बोला, ओराई का फुल फॉर्म क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से क्या स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो देखो यहाँ क्या है, ओराई, ये रही ओराई, तो इसके साथ क्या स्टार्ट होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आंसर देखो, ओराई इज अ सीक्वेंस ऑफ DNA फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ DNA व्हेन लिंक्ड टू द सीक्वेंस कैन बी मेड रेप्लिकेट विद इन द सेल। याद रहेगा आगे, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ कॉपी ऑफ लिंक DNA। इसका मतलब क्या हुआ मैम, जितने ज्यादा हुए ओराई उतना ज्यादा क्या, रेप्लिकेशन, सीधा सा लॉजिक है, याद रहेगा। चलो सेकेंड पोर्शन क्या पूछ रहे हैं, AMPR। अब ये मतलब क्या पूछ रहे हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ऐसा जीन जो उस वेक्टर के जो जाएगा फाइनल एक होस्ट में, उस होस्ट को क्या दिलवाए, रेजिस्टिविटी दिलवाए, किसके अगेंस्ट, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट। एम्पिसिलिन नाम क्या है, एक एंटीबायोटिक है। आई बात समझ में, देखो जरा, एम्पिसिलिन इज एन एंटी, क्यों, वही अपना वॉवल पढ़ा होगा ना, ये A लगा हुआ है तो एक ही जगह एन लगाओगे, ठीक है। तो एम्पिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन विच लाइगेशन ऑफ एलियन DNA इज कैरिड आउट एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट। अब बोलोगे मैम पर इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वाली साइड पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया तो एम्पिसिलिन तो काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो हम क्या करते हैं उस केस में, टेट्रासाइक्लिन को एज अ रेजिस्टेंट जीन यूज कर लेंगे। पर हाँ, अगर हमने एक रिकॉग्निशन साइट या कोलोनिंग साइट पे डाल दी अपना
अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट और फिर यूज करो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो ये एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। आरओपी इन ई कोलाई वेक्टर शोन बिलो, तो आरओपी कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, तो ये तुम्हारा नया है, ये बुक में नहीं लिखा है तो लिख लो। आरओपी क्या है, ये बेसिकली रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसमें, तुम्हारे प्लाज्मिड के लिए। तो आरओपी क्या है, एक प्रोटीन है, प्रोटीन को के लिए कोड करता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो रहा है, स्टार्ट करता है रेप्लिकेशन को और कंट्रोल करता है कि कितनी रेप्लिकेशन होगा। और आरओपी एक प्रोटीन बनाता है जो रेप्लिकेशन करवाता है, मतलब पूरी प्रोसेस अगर कंप्लीट करवानी है तो शुरू करने वाला कोई होना चाहिए और प्रोसेस को कंप्लीट करने वाला कोई होना चाहिए। तो शुरू करने वाला कौन है, हो रहा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जितना हो रहा है उतना ज्यादा नंबर ऑफ कॉपी, और जितना आरओपी, जितना नहीं बोल सकते, जितना मतलब जहां आरओपी है मतलब वो तुम्हारा आरओपी प्रोटीन के लिए कोड करेगा जो तुम्हारे रेप्लिकेशन की प्रोसेस को पूरा करेगा, ठीक, या इन्वॉल्व रहेगा उसमें। हुआ क्लियर? मूव करें आगे। चलो तो देखो ये डायग्राम तुम्हारे वापस बुक का है, तो अपन को याद करना है ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। बामेच तो भैया उनका फेवरेट है, हिंदी भी फेवरेट है क्योंकि क्वेश्चन पूछ चुके। इक्वल R1 तो एकदम फेवरेट का फेवरेट है, जल्दी बताओ क्या सीक्वेंस है, GAATTC, कहाँ कट करता है, G और A के बीच में, ठीक है। उसके बाद हिंदी 3 के ऊपर क्या क्वेश्चन था मैम, 6 न्यूक्लियोटाइड काटता है, 6 बेस पेयर काटता है, बिल्कुल सही। और उसके बाद PUV1 और PST1, ठीक है, साल 1 पर जो मैं सर्कल्स लगा रही हूं उन पे है तुम्हारे मेजर क्वेश्चंस। इतना तो, इतनी लेबलिंग तो मिनिमम याद रखनी है किसी भी हाल में। बाकी अगर ऑप्शनल है कि CL1 साल 1 अगर भूल जाओ तो ठीक है, पर इसमें से भी PUV1 इतनी, जितना गोला गोला मार्क किया है उतना तो याद करना ही पड़ेगा बॉस, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मूव करें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 75, why a cell must be made competent to take up DNA। बताओ एक सेल को DNA लेने के लिए क्यों तैयार करते हैं या क्यों जरूरत है उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, ताकि वो क्या करे, रिकॉम्बिनेंट DNA को अपने अंदर ले ले। क्यों? अरे नहीं लोगे तो एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, तुम्हारा प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन होगा। इतना मेहनत करके जो रिकॉम्बिनेंट बनाया, जो भी तुम एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन बनवाना चाह रहे हो एक बैक्टीरिया से, एक ऑर्गेनिज्म से, अगर उसी में हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA नहीं आया तो हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन कैसे होगा। ठीक है, कैसे बनता है मैम, 2 तरीके पढ़े, या तो डाइवेलेंट केटायन, बिल्कुल सही, या दूसरा हीट शॉक मेथड। आगे पढ़े, देखो एक्सप्लेन द स्टेप्स बाय विच, अभी तो बोल दिया, वही तो लिखना है, स्टेप्स बाय विच बैक्टीरियल सेल मेड competent to take up the plasmid या rDNA, rDNA का फुल फॉर्म रिकॉम्बिनेंट DNA। चलो पढ़ते हैं। DNA being a हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक क्यों, मतलब वाटर लविंग मॉलिक्यूल। तो वो बोलेगा कि मेरे को सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने का, नहीं, क्यों, जब तक सेल के पोर्स ओपन नहीं होंगे मैं तो अंदर ही नहीं जाने वाला। तो अपन को कुछ करना पड़ेगा कि सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के पोर्स क्या हो जाए, ओपन हो जाए, ठीक है। कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, हेंस द बैक्टीरियल सेल इज मेड कॉम्पिटेंट टू एक्सेप्ट द DNA मॉलिक्यूल। पहले तैयारी तो कर लो कि भैया इतना बनाए, तुम ले तो लो मेरा DNA, रिकॉम्बिनेंट DNA को, लोगे ही नहीं तो मेरी प्रोसेस, इतना पूरा रिसर्च ही गया पूरा पानी में। क्यों? क्योंकि DNA को पानी पसंद है, और पानी पसंद है वो तुम्हारे अंदर जाएगा ही नहीं। तो हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन के पोर्स ओपन करने पड़ेंगे, क्योंकि DNA जो हाइड्रोफिलिक है। अब देखो हाइड्रोफिलिक बोलोगे मैम क्योंकि वो बाहर ही रहना चाह रहा है, वो बोलेंगे मैं तो नहीं जा रहा अंदर, ठीक है। Thus competency is the ability of cell to take up a foreign DNA। तो अगर एक लाइन में अगर बताना है कि what do you mean by competency, ये वो टेंडेंसी है सेल की कि फॉरेन DNA को अपने अंदर एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। एक लाइन में जो मैंने अंडरलाइन किया वो मारो स्टार। क्यों? अगर वन वर्ड व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंट सेल, तो ये तुमको लिखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। आप कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं, 2 मेथड पढ़ी है मैम, देखो जरा। फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू मेक बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट। द बैक्टीरिया शुड बी मेड अप कॉम्पिटेंट टू एक्सेप्ट द DNA मॉलिक्यूल बाय इज द कॉम्पिटेंसी द एबिलिटी ऑफ द सेल टू टेक अप, मैम ये तो पता ही है। मेथड टू मेक द सेल कॉम्पिटेंट आर एस फॉलोज, तो अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कौन कौन सी, एक तो केमिकल मेथड, कैसे, डाइवेलेंट केटायन का यूज करके, देखो, और तो केमिकल मेथड अंडरलाइन। In this method, the cell is treated with specific concentration of divalent cation जैसे calcium plus Mg2 plus to increase the pore size and cell wall। और दूसरा इसी को फॉलो किससे करेंगे, हीट शॉक मेथड। याद करो 0 डिग्री, 42 डिग्री, 0 डिग्री। तो 42 कहाँ से है मैम, वाटर बात पे रख के याद करो, मैंने बताया था जब तुम्हें मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समझा रही थी। द सेल्स आर देन इंक्यूबेटेड, इंक्यूबेट करना पड़ेगा विद द रिकॉम्बिनेंट DNA ऑन आइस, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius and then putting them back
ऑन आइस. दिस इज कॉल्ड हीट शॉक ट्रीटमेंट. तो ये हीट शॉक ट्रीटमेंट याद रखना है. दिस इनेबल क्या करेगा भाई, पोर साइज इंक्रीज हो जाएगा. दिस इनेबल बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. दूसरी मेथड कौन सी, फिजिकल मेथड. अब इससे क्या करोगे तुम, या तो किसी बीम से उसको पास कराओगे क्योंकि नाम ही फिजिकल है. इन दिस मेथड अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल. याद करो इसमें दो मेथड्स पड़ी थी. अगर बीम का यूज कर रहे हो, लेजर बीम जो हाई फ्रीक्वेंसी पे टकरा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक या जीन गन. जो किस में यूज करते थे, प्लांट्स में. मैम एनिमल्स में क्या करते थे, इंजेक्शन जाता था, जो सेल, क्योंकि एनिमल है तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एंटर होके डायरेक्ट वहीं पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कर जाता था. देखो जरा फिजिकल मेथड में क्या आता है, सबसे पहले माइक्रो इंजेक्शन जो एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, यूज ऑन एनिमल सेल. और प्लांट्स के लिए सेल को क्या किया जाता है, बॉम्बार्ड किया जाता है ना, विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए. सिंस क्या होगा, ये अंदर घुस जाएगा, किसके, सेल वॉल को क्रॉस करके, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रॉस करके, अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए वहां पे. तो इसको क्या बोलते हैं, जीन गन. क्योंकि फायर कर रहे हो तुम, फायर कर रहे हो कैसे, हाई वेलोसिटी के साथ. हाई वेलोसिटी के साथ क्या फायर कर रहे हो, अरे एलिमेंट्स फायर कर रहे हो, पार्टिकल्स फायर कर रहे हो, किसके, गोल्ड के या टंगस्टन के. उसी पे क्या जुड़ा हुआ है, तुम्हारा फॉरेन डीएनए जुड़ा हुआ है. इतनी फोर्स से करोगे कि वो अंदर पेनिट्रेट करेगा और तुम्हारे प्लांट के जीनोमिक डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा. इस केस में क्या करोगे, तुम इंजेक्ट करोगे, अंदर सुई आती जा रही है, कैसी सुई है, एकदम बारीक, इसलिए नाम है क्या है, माइक्रो इंजेक्शन. क्लियर हुआ इतना, चलो आगे पढ़े. उसके बाद आखिरी डिसआर्म पैथोजन. याद करो, तुम एक बैक्टीरियोफेज यूज कर लो, वायरस यूज कर लो, पर उसकी वायरल प्रॉपर्टी हटा दो, तो वो भी एक तरीके का क्या हुआ, तुम्हारा कंपीटेंट सेल बनाने का तरीका. तो ये जो स्लाइड है ये भैया है बहुत इंपॉर्टेंट. क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 तरीके पढ़े. पहले केमिकल जिसमें डाइवेलेंट केटायन और हीट शॉक मेथड, दूसरा फिजिकल जिसमें बायोलिस्टिक ऑब्लिक जीन गन या फिर माइक्रो इंजेक्शन, और तीसरा डिसआर्म पैथोजन वेक्टर वेयर अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल, ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट. पर इसमें क्या करेंगे, पूरी इसकी प्रॉपर्टी को हटा देंगे. कौन सी, इन्फेक्शन वाली प्रॉपर्टी को. इतना आया समझ में. मूव करें आगे, चलो मूव करते हैं. तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है. वापस अब तुमको याद आएगा, जैसे ही डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, मैम कुछ लेबल पूछा है, मतलब वो सेक्शन सी के स्टडी बेस का क्वेश्चन है. अब देखो तुम्हें खुद धीरे धीरे पैटर्न समझ में आने लगा. ये आखिरी क्वेश्चन है तो बने रहो मेरे साथ, ठीक है. रीड द फॉलोइंग बेस पेयर ऑफ अ सर्टेन डीएनए स्ट्रैंड एंड आंसर द क्वेश्चन. तो पहले रीड कर लो. बोलोगे मैम बड़ा अच्छा लग रहा है. अच्छा क्या लग रहा है, उसको ध्यान से पढ़ो. तो ध्यान से जब पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखने लगेगा जिसका नाम क्या है, GAATTC. यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है. दिख रहा है क्या, हाँ मैम दिख रहा है. जल्दी बताओ ये GAATTC क्या है. मैम पैलिंड्रोम है, ठीक है. पैलिंड्रोम वो चीज होती है जो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से भी, बोथ स्ट्रैंड से पढ़ोगे तो सेम मीनिंग निकालेगा, ठीक है, मतलब सेम स्ट्रैंड में, ठीक है. आ गया मैम. अच्छा बताओ GAATTC किस चीज का है, कौन से एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट है. मैम ई कोराई R1, ठीक है. अच्छा कट कहाँ लगता है, G और A के बीच में कट लगता है. अब देखो इन्हीं में से कुछ ना कुछ पक्का पूछ रहे होंगे, और तो कुछ पूछेंगे नहीं वो. व्हाट इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोम सीक्वेंस इन डीएनए. लो पहले ही हो गया कि व्हाट डू यू मीन बाय पैलिंड्रोम. तो एक एक करके आंसर देखते हैं. तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस इन डीएनए आर बेस सीक्वेंस दैट आर रेड सेम. सिर्फ रेड सेम लिखोगे तो आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे. क्या लिखना पड़ेगा, बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. ये है तुम्हारा मेन लाइन जो तुमको मार्क्स दिलाएगा, ठीक है. रेड सेम तो ठीक है, बट बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. उसके बाद अगला पोर्शन क्या पूछ रहे देखते हैं. राइट द पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस शोन इन द डीएनए स्ट्रैंड गिवन. अभी तो बोला GAATTC, तो अब बोलोगे मैम हम कैसे लिखे, यहीं से लिखो, इसको 5 एंड करो, ATTC के यहाँ पे इसको 3 एंड करो, सिमिलरली इसको 5 एंड करो, इसको 3 एंड करो, ठीक है. उसके बाद क्या बोल रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, द एंड मेंशन. क्या मेंशन करना है, द एंजाइम. इतनी देर से तो बोल रहे हैं ई कोराई R1, बस वही नाम लिखना है. दैट विल रिकॉग्नाइज सच अ सीक्वेंस. देखो आंसर, तो ये तुमने लिख दिया, उतना पोर्शन लिया, 5 एंड 3 एंड 3 एंड 5 एंड. और क्या है एंजाइम का नाम, ई कोराई R1. ये क्या है, तुम्हारी रिकॉग्निशन साइट है. देखो स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम दैट आइडेंटिफाई पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. अब पूछ रहे बताओ क्या इंपॉर्टेंस है इस साइट को रिकॉग्नाइज करने का, जरूरत क्या पड़ गई, इंपॉर्टेंस क्या है. अरे भैया इसको पहचानोगे ही नहीं तो पता कहां से चलेगा कि कट कहां से लगना है. आई समझ में. देखो द सीक्वेंस रीड द सेम ऑन द 2 strand 5 to 3 एंड ऑल्सो सेम इफ read from 3 to 5 एंड. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज सच सीक्वेंस. अब कहीं भी थोड़ी ना कट लगाओगे,
वो डीएनए खुद बोलता है मैं काम की चीज यहाँ है, मैं अब वैसे पहचानने के लिए कि काम की चीज आगे है, ठीक है, यहीं से कट लगाओ, इसी के सेंटर थोड़ा सा आगे से कट लगाओ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम, जी और सी के बीच में। याद आया? वही तो वापस वही चीज अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। अब तुम चाहो तो अपना आंसर को सपोर्ट करने के लिए लिख सकते हो E=R1 कट फ्रॉम लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम बिटवीन जी एंड ए। ये लिखोगे तो कोई हार्म नहीं है, क्या पता तुम्हारे आंसर की में अगर उन्होंने और स्पेसिफाई कर दिया कि किसके बीच में कट लगता है तो ये आ जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है खत्म। उसके बाद क्या करेंगे, अगर कुछ शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या वन शॉट बच गया है, कुछ नहीं करना है, टाइम कम बचा है, पढ़ना बहुत है, स्कोर फुल करना है, तो वेबसाइट पे जाओ, जाके क्या करोगे, अपनी क्लास को चूज करोगे, क्लास चूज करने के बाद सब्जेक्ट को चूज करना है, सब्जेक्ट को चूज करने के बाद अंदर सब टॉपिक्स लिखे हुए, चैप्टर वाइज टॉपिक्स डले हुए, उनको क्लिक करना है, सुनना शुरू करना है, नोट्स बनाना है, अपने प्रैक्टिस लगाना स्टार्ट करनी है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और पढ़ते रहना है। क्यों? क्योंकि अब मैं लेके आऊंगी अगले चैप्टर का ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहना है, बने रहना है मेरे साथ, एंड स्टडी हार्ड।